हेलो बच्चों, देवरिया कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो कहने वाले ने क्या कहा है कि इंसान तभी सफल होता है जब वो दुनिया को नहीं खुद को बदलने का प्रयास करता है। जब वो आप खुद को बदलेंगे, आप जब अपनी गलती का आभास करेंगे और अपने गलती को आभास करने के बाद यदि आप हारे हुए हैं तो आप फिजिक्स के कहावत है, यदि जो व्यक्ति हार चुका है आप हारने के बाद उठिए और उठने के बाद यन वेग से भागिए। यन वेग से, यन वेग जिसका कोई अनुमान न लगा सके, आप उस वेग से भागिए। जब आप उस वेग से भागेंगे तो आप कितने रफ्तार में जाएंगे ये किसी को अनुमान नहीं लगेगा। तो आइए आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का सेट नंबर 6। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दे दिया है v दे दिया है और i दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि p की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा, आप फार्मूला जानते होंगे कि शक्ति p बराबर आपका होता है, देखिए v RMS, उसके बाद होता है गुणे I RMS, उसके बाद होता है आपका cos फाई, ये आपका फार्मूला होता है। अब देखिएगा सब लोग कि इस क्वेश्चन में आपको v0 दिया है। देखिए यहाँ पर v बराबर तुलना करेंगे तो आपको ये दे दिया है कि v बराबर v0 साइन ओमेगा t होता है। उसके बाद यहाँ से देखिएगा i बराबर आपको दे दिया है, i बराबर I0, उसके बाद होता है साइन ओमेगा t और उसके बाद प्लस क्या दे दिया है फाई, माने एंगल दे दिया है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कितना एंगल दिया है। तो एंगल आपका है π/3। आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पे एंगल कितना है π/3। हम वैल्यू भरेंगे तो हमको VRMS नहीं पता है, ना ही IRMS पता है, लेकिन हमको ये पता है कि वो V0 है, हमको ये पता है कि I0 है। तो इसको फटाक से ना हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो ये आपको पता होगा, यदि VRMS को IRMS में बदलना है तो VRMS को V0 में बदलना है और IRMS को I0 में बदलना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग कर सकते हैं V0 बट्टा नीचे लगाएंगे √2। उसके बाद देखिएगा IRMS है, IRMS को I0 इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, I0 बट्टा √2। फिर देखिए एंगल भर दीजिए। एंगल जब भरेंगे तो यहाँ से एंगल हो जाएगा cos, और देखिए कितना डिग्री कोण दिया है, कोण दिया है π/3। π/3 मतलब होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री का आपका कोण दे दिया है। अब एक बात देखिएगा, अंडर का अंडर में गुणा होगा, अंडर हट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा p बराबर 1/2। और इसके बाद देखिए V0 दे दिया है, V0 दे दिया है 100, और उसके बाद देखिए ये दिया है बोल्ट में दिया है। तो बोल्ट में दिया है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ देखिएगा जो धारा दिया है, धारा मिली एम्पियर में दिया है, तो धारा को हम बदलेंगे मिली एम्पियर से एम्पियर में। और कितना धारा दे दिया है, देखिए 100, तो यहाँ से दिया है धारा आपको दे दिया है 100 और ये मिली एम्पियर में दिया है, तो इसको एम्पियर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ इसके बाद देखिएगा cos π/3 मैंने 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान होता है 1/2 का, 60 का मान होता है 1/2। आप इसको काट लीजिए। देखिए पहले एक काम कीजिए, p बराबर आप इसको हल करेंगे तो 2 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 50। फिर इधर 2 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 50। और देखिए यहाँ से आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2500। 50 और 50 का गुणा करेंगे 2500, और ये आपके सामने है 10⁻³ देखिएगा 2 जीरो से दशमलव हट जाएगा। 2 जीरो से, ये 2 जीरो से क्या होगा, आप ये हटा लीजिए 2 जीरो, तो यहाँ से हो जाएगा 10⁻⁻1। यहाँ देखिएगा 2 जीरो से 3 कम होगा तो कितना बचेगा 10⁻⁻1। और 1 जीरो के कारण देखिएगा ये 10⁻⁻1 है, इसके कारण दशमलव एक का स्थान पहले लग जाएगा, क्योंकि देखिए इसको जब आप नीचे लेकर आएंगे तो लिखेंगे 25/10। ये जो घात है वो ऊपर माइनस है, नीचे लेकर आएंगे तो घात क्या होगा प्लस। और 1 जीरो के कारण दशमलव कहाँ लगेगा, 1 का स्थान बाद 2.5 और इसका मात्रक क्या होगा वाट। ये आपका हो जाएगा पहले का आंसर 2.5। देखिए इसका जो आंसर होगा 2.5। अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में समस्थानिक नहीं, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि समन्यूट्रॉनिक बताइए। समन्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, बराबर हो। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, हम लोग ऊपर वाले में से द्रव्यमान संख्या में से या परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देते हैं। परमाणु भार में से आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिए इसका परमाणु भार कितना है 14। 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। तो इन दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। तो इन दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। क्या, क्योंकि पूछा भी है कि समन्यूट्रॉनिक बताइए। और याद रखिएगा समन्यूट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर। अब देख लीजिए 16 में से 8 घटाएंगे 8 बचेगा,
14 में से 6 घटाएंगे 8 बचेगा। इन दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है, एक आती ई है सम न्यूट्रॉनिक। इसके बाद वाला देखिएगा, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन अगला देखिए, ये देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या दे चुका है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दे दिया है। मतलब कि देखिए चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होता है B0, आपको दे दिया है B0 बराबर दे दिया है 3 गुणे 10⁻⁻10, कितना टेस्ला दे दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर तरंग की आवृत्ति दिया है, ये आवृत्ति आपको बस केवल बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपसे कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र का आयाम बताइए, सीधे आयाम होता है विद्युत क्षेत्र का, क्या होता है E0 होता है, ये पूछ दिया है। तो आप पढ़े होंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे में, आपको पढ़े होंगे कि C बराबर एक सूत्र होता है, C प्रकाश की चाल है, C प्रकाश की चाल है। तो C बराबर होता है आपका फार्मूला कि E0 बट्टा का होता है B0, ये आपका फार्मूला होता है सीधे सीधे। पूछा क्या है E0, तो आप त्रिज्या का गुणा कर दीजिए, त्रिज्या का गुणा करेंगे तो इसमें इसका गुणा हो जाएगा, तो आपका ये फार्मूला हो जाएगा E0 बराबर हो जाएगा C गुणे B0, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा E0, C की वैल्यू फिक्स है 3 गुणे 10⁻8। उसके बाद आपका है B0 आपको दिखाई दे रहा है, कितना है आपका 3 गुणे 10⁻, माइनस का आपका है -10। आप हल कीजिए, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें से घटा दीजिए, 10 में से 8 घटेगा तो 10⁻-2। इसका मात्रक आप जानते हैं न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। तो इसका 9 गुणे 10⁻-2 देखेंगे कौन सा सही है, तो ये वाला सही है, 9 गुणे 10⁻-2। तो आसानी से कर सकते हैं, केवल वही फार्मूला आपको याद हो तब। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक चालक तार में धारा I बह रहा है और इलेक्ट्रॉनों का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग क्या है, V है। कह रहा है कि इस धातु की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जा रहा है, तो बताइए धारा भी दोगुना कर दिया जा रहा है, तो कह रहा है इलेक्ट्रॉनों का नया अपवाह वेग कितना होगा। तो एक याद होगा आपको कि I बराबर सूत्र होता है, याद कर लीजिए, I बराबर होता है NEAVD, ये फार्मूला होता है। I बराबर क्या होता है NEAVD, जहाँ VD अनुगमन वेग है और A क्या होता है क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम लोग क्षेत्रफल लिखे हैं, तो I बराबर होगा NE, एक मतलब क्या लिखेंगे πr², और क्या लिख देंगे VD, उसको बता देंगे समीकरण नंबर 1। अगला कंडीशन देखिएगा, कह रहा है कि धारा को दोगुना करना है, तो धारा जो है आपको क्या करना है, धारा को दोगुना। तो जहाँ I है उसको क्या कर देंगे 2I। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, त्रिज्या को दोगुना करने के लिए, त्रिज्या को क्या करना है दोगुना, तो जो त्रिज्या R दिखाई दे रहा है उसको दोगुना करना है। तो उसके बाद देखिए NE और पाई को पाई रहने दीजिए, इस त्रिज्या को दोगुना कीजिए 2R² और VD माने नया वाला, नया अनुगमन वेग कितना होगा। देखिए पहले धारा I था, अब धारा 2I हुआ है, पहले त्रिज्या R था, अब त्रिज्या क्या हुआ है 2R। अब इसको हल कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 2I, उसके बाद हो जाएगा NE और पाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4R² और क्या लिख देंगे VD। अब एक काम करेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग दे देंगे, 2 में से क्या करेंगे 1 का भाग देंगे, 2 डिवाइड बाई 1, 2 में 1 का भाग देने पर भाग दीजिएगा तो बाएं वाला बाएं तरफ भाग होगा। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 2I बट्टा के I और दाएं वाला दाएं तरफ भाग दिया जाएगा, ये हो जाएगा NE और उसके बाद पाई, उसके बाद लिखेंगे 4R² और ये हो जाएगा VD'। इधर हम लोग भाग देंगे बाएं वाला, तो ये हो जाएगा NE पाई R² और क्या लिख देंगे VD। तो यहाँ से देखिए कटने वाला कट जाएगा, I से I, N से N, E से E, पाई से पाई, R² से R², ये सब कट जाएगा। और देखिए बचेगा क्या, तो यहाँ से 4 है, अब बचेगा 4 गुणा में, इधर आकर क्या करेगा भाग, नीचे चला जाएगा, इधर आपको बचेगा VD का डैश और नीचे क्या बचेगा VD। तो यहाँ से ये भी कट जाएगा, कटेगा तो कितना होगा 2 कम 2, 2 ना के 4। अब देखिए ये भाग में है, VD भाग में है, त्रिज्या का गुणा करेंगे तो क्या होगा 1 से गुणा होगा, VD का 1 में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा VD बट्टा के 2। तो जो नया अनुगमन वेग आएगा वो पहले वाले अनुगमन वेग का क्या होगा आधा होगा, VD/2। तो VD/2 देखेंगे कहाँ है, तो यहाँ है VD/2, मैंने V/2 लिखिए, V/2 या VD/2 एक ही बात हुआ। इसके बाद देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, आपको पता होगा कि पतले लेंस का या पतले लेंस का नहीं कहिए, पतले प्रिज्म का कहिए, पतले प्रिज्म का सूत्र होता है डेल्टा M बराबर सूत्र होता है N-1 × A, ये फार्मूला होता है, डेल्टा M बराबर N-1 × A, ये सूत्र होता है।
जहाँ ए जो होता है प्रिज्म कोण होता है, एन अपवर्तनांक होता है और डेल्टा एम विचलन कोण होता है। तो आपसे पूछा है कि देखिए प्रिज्म कोण दे दिया है, प्रिज्म कोण नहीं दिया, अपवर्तक हाँ ये दिया, प्रिज्म कोण दोनों के लिए दे दिया है। 15 डिग्री का है, ए का वैल्यू कितना दे दिया है 15 और सबके लिए अपवर्तनांक दे दिया है। तो पूछा है कि बताइए किस कौन बड़ा होगा, डेल्टा एम किसके लिए बड़ा होगा। तो हम लोग वैल्यू भरते जा रहे हैं। तो देखिए पहले के लिए यदि पहला डेल्टा एम पहले के लिए भरेंगे तो पहला कितना अपवर्तनांक है, पहले में अपवर्तनांक है 1.6 माइनस के 1 और सबके लिए प्रिज्म कोण सेम है। तो प्रिज्म कोण कितना है 15। अब देखिए खुद देख लीजिए, डेल्टा 2 ए ले रख लीजिए, डेल्टा 2 रखेंगे तो 1.5 माइनस 1 और प्रिज्म कोण कितना लिखेंगे 15। फिर अब डेल्टा 3 लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1.4 माइनस के 1 और गुणे 15। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो देखिएगा आप इसको माइनस कीजिएगा 1.6 में से क्या बचेगा आपके पास, बचेगा आपका 0.6 गुणे 15। इधर आप माइनस करेंगे तो बचेगा 0.5 गुणे 15 और यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 0.4 गुणे 15। तीनों को हल करेंगे तो आप देख रहे होंगे इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, डेल्टा 1 की वैल्यू ज़्यादा आएगी, डेल्टा 2 कम आएगा, डेल्टा 3 सबसे कम आएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा आपको डेल्टा 1 है, उससे छोटा डेल्टा 2 है, इससे छोटा डेल्टा 3 है। तो पूछेगा कौन सा ऑप्शन था, देखिए ये वाला सही है। सबसे बड़ा कौन है, डेल्टा 1 का विचलन कोण ज़्यादा है, उससे कम ये है और सबसे कम ये है। तो आप लगा भी सकते हैं और उसको हल भी कर सकते हैं। आप हल करेंगे तो 15 चौको 60, 15 75 और 15 छके 90। आप हल करिएगा तो आसानी से आ जाएगा। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन को देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन कर चुका है, ये आएगा नहीं। अब चलिए अगला, अभी हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन देख रहे थे, अब एक एक नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ रहा है। देखिए आपको बोला है कि सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होता है, एक अपदृश्यक और एक कौन होता है नेत्रिका, और आपको दोनों को दे दिया है कि दोनों का आवर्धन क्षमता इतना है, नेत्रिका का और अपदृश्यक का आवर्धन क्षमता। तो कह रहे हैं ना, बताइए कि सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होगा। तो ये फार्मूला होता है, आवर्धन क्षमता सूक्ष्मदर्शी बराबर एम बराबर अपदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता m1 और गुणे नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता n2, इन दोनों को गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। एक नंबर का क्वेश्चन है तो एक नंबर का है तो इतना ही लिखना पड़ेगा। इसके बाद वाला देखिएगा, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आपको पूछा है शंट। देखिए शंट क्या होता है, शंट एक अल्प प्रतिरोध होता है, एक बहुत छोटा सा प्रतिरोध होता है जिसको सदैव हम लोग धारामापी के साथ समांतर क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में नहीं लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, समांतर क्रम में। देखिए यदि ये धारामापी है, गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ हमेशा इधर शंट लगाया जाता है। और शंट का उपयोग क्या है, शंट का उपयोग हम लोग करते हैं कि धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए। यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं शंट। यस, ये जो होता है एक अल्प प्रतिरोध होता है। कभी कभी धारा बहुत ज्यादा आ जाता है, धारा यदि आई आ रहा है तो इसमें धारा क्या जाएगा, इसमें धारा आई जी जाएगा और जो धारा बचा रहता है वो धारा इसमें आ जाता है आई माइनस आई जी। तो आपको केवल क्या लिखना है कि शंट एक अल्प प्रतिरोध होता है जिसको हम लोग सदैव धारामापी के साथ समांतर क्रम में लगाते हैं और इसका उपयोग धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए होता है। धारामापी को किस में, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में, धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, किसका, शंट का। तो एक लाइन का है, आप एक नंबर में है तो थोड़ा सा लिख सकते हैं। अगला देखिएगा, देखिए किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने 2 नियम दिया था। पहला नियम जो था उनका आवेश संरक्षण पर था और जो दूसरा नियम था ऊर्जा संरक्षण पर था। किरचॉफ बोले थे कि किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी बंद संधि या जोड़ पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अर्थात संधि की तरफ आने वाली सब धाराओं को धनात्मक लिया जाता है और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। कुल मिला जुला के देखिए इनका नियम यहाँ पे उन्होंने बोला था किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि या जोड़ पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। और संधि की तरफ जो धारा आता है सबको पॉजिटिव लिया जाता है और संधि से जो धारा जाता है उसको निगेटिव लिया जाता है। तो देखिए संधि से I3 जा रहा है तो इसको माइनस लेंगे, ये सब जा रहे हैं सब इसके पास। जब संधि के पास जाएगा वो प्लस होगा और संधि से दूर जाएगा वो माइनस होगा। तो यहाँ से देखिए ये सब प्लस होंगे और केवल कौन जा रहा है, आपके सामने जो जा रहा है इसके पास ये है I3, यहाँ गलत लिखा गया है, यहाँ पे होगा I3 माइनस और देखिए यहाँ पे I2 प्लस रहेगा और यहाँ से क्या होगा I3 माइनस। तो माइनस वाला इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा प्लस। तो कुछ नहीं, एकदम आसान है। किरचॉफ का नियम, पहला भी नियम आसान है और दूसरा भी नियम आसान है। तो आप देख सकते हैं किरचॉफ का नियम। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया है वो काफी आसान क्वेश्चन है।
आपसे बोला है कि 100 प्रेरण गुणांक बताइए। 100 प्रेरण गुणांक आपको फार्मूला पता होगा कि यल बराबर होता है माइनस की ई डी आई बट्टा के डी टी। यदि हम लोग क्या करें कि इसको डी आई बट्टा डी टी इसको एकांक ले ले। एकांक कैसे लेंगे, बोलेंगे जब किसी कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। कुंडली बंद होती है तो इसमें एक धारा होता है, प्रेरित विद्युत धारा। तो हम लोग बोलेंगे ना कि कुंडली से बहुत प्रेरित विद्युत धारा की दर, प्रेरित विद्युत धारा की दर यदि एकांक हो जाता है, इसको एक ले लेते हैं, तो उसमें उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल ई 100 प्रेरण गुणांक यल के क्या होता है, बराबर होता है। केवल इतना ही लिखना है और इतना यदि आप लिख देते हैं तो आपको पूरा फुल नंबर मिल जाएगा, ज्यादा इसमें नहीं लिखना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये तो और ही आसान है। ये देखिए आपसे बोला है कि जो द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य होता है लेमडा बराबर, उसमें आपसे बोला है कि लेमडा का क्या फार्मूला होगा। जब वो द्रव्यमान भी दिया है उसका वेग भी दिया है तो सीधे फार्मूला होता है। देखिए लेमडा बराबर क्या होता है, लेमडा बराबर आपको फार्मूला होगा एच अपान पी, और पी संवेग है, संवेग को लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणे वेग। तो आपको केवल क्या कहा है, द्रव्यमान और वेग में लेकर आना है। द्रव्यमान वेग मिलाएंगे तो लेमडा इक्वल टू एच अपान पी, और पी बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। या और भी इसका फार्मूला होता है लेमडा बराबर एच अपान अंडर रूट में होता है, अंडर रूट 2m के भी होता है। और इसके आगे भी होता है कि देखिए इसका और भी आगे फार्मूला होता है, ये भी ध्यान रखिए, कभी न्यूमेरिकल इस पर आ जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेमडा इक्वल टू एच अपान अंडर रूट आप लिख सकते हैं कि 2m के, और एक और इसका फार्मूला लिखेंगे एच अपान अंडर रूट 2m, और इस के को बदल दीजिए, गति जो जगह बदल सकते हैं तो इस तरह लिख देंगे v और q। तो इसका देखिए सब चारों फार्मूला है कि लेमडा बराबर एच अपान पी, एच अपान एम भी, ये सब किसी भी दे सकता है न्यूमेरिकल। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन देखिए ये तो और ही आसान है। द्विध्रुव के अक्ष पर और द्विध्रुव के निरक्ष पर आपसे क्या पूछना है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विभव बताना है। तो विभव भी पूछता है द्विध्रुव के अक्ष पर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पूछता है। तो द्विध्रुव के अक्ष पर आपको पता होगा विभव भी बराबर आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये होता है p/r²। ये आपका फार्मूला होता है। ये होता है कि द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव। इसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन आपका आया है न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में देखिए क्या क्या दिया है, आपको क्षेत्रफल दे दिया है। क्षेत्रफल आपको शुरू में दे दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप पहले ले लीजिए क्षेत्रफल ए बराबर लिखिए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप तुरंत क्या कीजिए कि सेंटीमीटर किस में बदल लीजिए, मीटर में। जब मीटर में बदलेंगे तो इसको लिखेंगे 5 गुणे, ये सेंटीमीटर है, और जब मीटर में डायरेक्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो 10⁻−2 लिखते हैं। तो 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से हो जाएगा आपका 10⁻4, और क्या लिख देंगे मीटर स्क्वायर। यहाँ से क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा क्या दिया है कि न्यूटन बट्टा एम्पियर मीटर, चुंबकीय क्षेत्र बी आपको दे दिया है। तो बी बराबर लिखेंगे 1.5, और दिया आपका न्यूटन बट्टा एम्पियर मीटर। उसके बाद देखिएगा उसके बाद क्या दिया है, आपको कह रहा है कि कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या क्या होती है यन बराबर आपको दे दिया है 100। उसके बाद धारा भी दे दिया है कि धारा आई बराबर आपको दे दिया है कितना एम्पियर, 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्या निकालना है, कुंडली में आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और क्या निकालना है, बलयुग्म आघूर्ण, दोनों बताना है। मतलब आपको यम बताना है कैपिटल यम, और आपको क्या बताना है, टाउ बताना है। तो आपको फार्मूला यदि याद हो कि यम बराबर होता है, यम बराबर फार्मूला होता है NIA, ये फार्मूला होता है। और कुंडली पर अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर होता है, मैक्सिमम जब लिखते हैं अधिकतम तो उस कंडीशन में साइन 90 डिग्री होता है। तो टाउ बराबर आपका होता है MB, और होता है साइन थीटा, और यहाँ थीटा बराबर 90 होगा कब, जब मैक्सिमम कहेगा तब। जब कहेगा कि अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण बताइए तो ये 90 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा टाउ बराबर, पहले यम निकालेंगे और इसमें वैल्यू भर देंगे। तो यम निकालिए, यहाँ से होगा यम बराबर, यन आपको दे दिया है, यन की वैल्यू आपको दिया है 100, और उसके बाद आपको आई दिया है, आई की वैल्यू है 0.2। उसके बाद क्षेत्रफल आपको दे दिया है 5 गुणे 10⁻⁻4। अब इसको हल कीजिए तो देखिए यहाँ से हल करेंगे तो यम बराबर आपका हो जाएगा 100, और देखिए ये क्या होगा 5 दूना के 10, तो 10 1.0 और गुणे 10⁻⁻4। आप एक काम करेंगे, एक से कोई मतलब नहीं है, 2 जीरो से आप 2 घात कम कर लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 1 गुणे 10⁻⁻2। इसका मात्रक जो होता है देखिए एम्पियर मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू भर दीजिए,
जब वैल्यू भरेंगे तो 1 गुणे 10 पर घात माइनस के 2। और देखिए बी का वैल्यू, तो बी की वैल्यू जो है 1.5। 90 का मान कितना होता है 1। तो देखिए 1.5 के 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा टाउ बराबर 1.5 गुणे 10 पर घात माइनस के 2। इसका मात्रा लिखेंगे न्यूटन मीटर। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। चलिए इसके बाद वाला देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि यहाँ पे देखिए ये आप फार्मूला होता है R बराबर आपको दे दिया है R0 a पर घात 1/3, जहाँ a जो होता है आप जानते होंगे न्यूक्लियानों के लिए औसत द्रव्यमान संख्या होता है। तो आप कह रहा है कि आप इसको हल करके बताइए कि इसका घनत्व, जो घनत्व बोला है इसका घनत्व जो होता है द्रव्यमान संख्या जो है ये पर निर्भर नहीं करता है। तो हम सबको पता होगा, सबको ही पता होगा कि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और बट्टा के आयतन। सबको पता है कि घनत्व क्या होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। उसके बाद सबको पता है कि गोलाकार है तो आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है 4/3 पाई आर क्यू। उसके बाद देखिए यम जो है आपका, ये आप टोटल यम का जो वैल्यू लिखेंगे हम लोग इस तरह लिखेंगे स्मॉल यम इंटू ए। ये जानते ही हैं कि क्या है द्रव्यमान संख्या है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, हम आर की वैल्यू यहाँ भर देंगे। यहाँ से जब आर की वैल्यू भरेंगे तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 4/3 और ये हो जाएगा पाई। और ध्यान दीजिएगा आर की वैल्यू यहाँ से है। तो जब आर की वैल्यू हम लोग भरेंगे R0 और घात कितना है इस पर 1/3 और ऊपर घात देखिए इसका क्यू है, आर का क्यू है तो इसके ऊपर कितना घात लिख देंगे 3 और होगा स्मॉल a इंटू ए। अब इस घात में घात का गुणा करेंगे, जब घात में घात का गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा रो बराबर हो जाएगा यम, उसके बाद लिखेंगे ए और उसके बाद हम लोग लिखेंगे देखिए नीचे 4/3 पाई। और इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस पर 3 घात आ जाएगा तो ये हो जाएगा R0 पर 3 घात। उसके आगे देखिए इसमें a पर 1/3 घात में घात का गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 1/3 गुणे 3, 3 से 3 कट जाएगा। और इसके बाद देखिए रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर होगा यम a बट्टा 4/3 पाई R0 क्यू और बचेगा a, तो ये भी a से ये a कट जाएगा। तो आपका जो फार्मूला हो जाएगा रो बराबर स्मॉल यम 4/3 पाई और इसके बाद होगा R0 का क्यू। तो इसमें हम लोग खुद देखेंगे कि इसमें कहीं a आ नहीं रहा है, तो a से क्या हो चुका है, a से स्वतंत्र हो चुका है। और आपको यही करना था कि आपको ये जो घनत्व दिखाना था और घनत्व बताना था कि इसमें a से मुक्त रहेगा, a उसमें a पर निर्भर नहीं करेगा। इसका मतलब इस फार्मूले में a नहीं आएगा और इस फार्मूले में a नहीं आया, जो कि यही आपको प्रूव करके दिखाना था। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन देखिएगा, अब देखिए ये वाला कट चुका है, गेट वोट आपका हट चुका है, इसमें देखिए ए भी हट चुका है, ए भी स्टार बना हुआ है, ये भी क्वेश्चन हट चुका है। अब ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन को देखिए, ये काफी खतरनाक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बोहर के परमाणु मानों से सिद्ध करके दिखाइए कि जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल टी, आपको जो प्रूव करके लाना है कि आवर्तकाल टी अनुक्रमानुपाती होता है n क्यूब के, n पर 3 घात के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। ये प्रूव करके लाना है आपको। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या करेंगे आप लोग। सबसे पहला काम आप लोग पहले जानते होंगे सब लोग कि बोहर का जो परमाणु मॉडल होता है उसमें कोणीय संवेग h/2 पाई का क्या होता है पूर्ण गुणज। पहले वो काम कीजिए, कोणीय संवेग यम भी और क्या लिखेंगे r। इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है n/h होता है 2 पाई। उसको हम लोग क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, यहीं पर दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए। तो वर्ग करेंगे तो यम स्क्वायर v स्क्वायर और ये हो जाएगा r स्क्वायर, इधर भी वर्ग कर दीजिए तो ये हो जाएगा n स्क्वायर और h स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा इसका 2 दूना के 4 और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर। अब एक काम किया जाएगा, देखिए इस यम को, 2 यम है तो इस यम को आप एक यम लिखिए यम v स्क्वायर और एक r स्क्वायर। और इस यम को, यहाँ 2 यम था, एक यम गुणा से इधर भेज दीजिए। जब गुणा से नीचे आएगा तो किस में आ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और यम यहाँ लगा दीजिए और बाकी n स्क्वायर और h स्क्वायर को रहने दीजिए। इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 1 बनाइए। इसके बाद एक काम कीजिए, आप सबको पता होगा कि हाइड्रोजन में जो परमाणु होता है, हाइड्रोजन परमाणु में ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्लस चीज होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है बाहर चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है
तो ये यदि r दूरी पर खड़े हैं सब, तो इनके बीच जो अभिकेंद्र बल कार्य करता है, अभिकेंद्र बल कितना होता है? अभिकेंद्र बल आप जानते होंगे यम बी स्क्वायर बट्टा के आर। ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है विद्युत बल। किसके बराबर होता है? विद्युत बल। और विद्युत बल होता क्या है? विद्युत बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये देखिए यम बी स्क्वायर बट्टा आर, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घूमता है तो उस पर लगने वाला कौन बल होता है? ये है अभिकेंद्र बल, और इसका जो मान होगा विद्युत बल के बराबर होगा। विद्युत बल कौन है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश, आवेश जो होगा, क्योंकि आवेश आप जानते होंगे कि जो भी आवेश होगा इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इतना। तो ये आवेश इतना ही रहेगा पहले पर और दूसरे पर, क्योंकि प्लस का भी उतना ही आवेश होगा जितना माइनस का भी होगा। तो आवेश का परिमाण लिखा जाएगा, आवेश का परिमाण। और नीचे कितनी दूरी पर? आर स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ समझिए, एक आर से एक आर आपका कट जाएगा, एक आर से एक आर क्या होगा? कट जाएगा। एक आर आपका ये बचेगा, इस आर को आप इधर भेज सकते हैं, इस आर को क्या कीजिए? इधर आप भेज सकते हैं। भेजेंगे तो अब यह रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। तो आप यहाँ लिखेंगे यम बी स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर बट्टा के एक आर बचा रहेगा। यम बी स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में भरिए, है समीकरण नंबर 1 है, इसी में भर दीजिए। तो यम बी स्क्वायर के जगह पे क्या करेंगे? यम बी स्क्वायर के जगह पे ये मान भरेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसमें मान भरेंगे, मान भरा जाएगा। तो देखिए मान क्या है आपका? यहाँ भरिए एम बी स्क्वायर के जगह पर ये भरेंगे 1/4 पाई और एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर बट्टा के आर, गुड़े बगल में क्या है? बगल में है आर स्क्वायर। इसके बगल में कौन है? आर स्क्वायर। इधर आपका है, इधर है यन स्क्वायर और क्या है? एच स्क्वायर बट्टा 4 पाई स्क्वायर इंटू यम। अब देखिए यहाँ से क्या होगा? यहाँ से एक आर कट जाएगा, तो यहाँ से एक आर बचेगा, एक आर जो बचेगा। और देखिए यहाँ से 4 भी काट लीजिए, 4 से 4, 1 पाई से 1 पाई काट दीजिए। तो यहाँ से ये आर से एक आर कट जाएगा। देखिए एक आर से ये आर कट गया, तो आपको कितना आर बचा? यहाँ से एक आर बचा है। और उसके बाद देखिए आप क्या कीजिए कि ये भाग में है, भाग में तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा यन स्क्वायर एच स्क्वायर और क्या लिख देंगे? एप्सिलॉन। और नीचे देखिए, नीचे ये चला जाएगा, एप्सिलॉन 0 के नीचे ये चला जाएगा, तिर्यक का गुणा। तो यहाँ से 1 पाई बचेगा, एक ई स्क्वायर बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा? यम। ये बच जाएगा किसकी वैल्यू? ये आएगी आर की वैल्यू। अभी ये तो आर की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे? भी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, भी कितना आएगा। तो भी देखिए भी कैसे आएगा? यहाँ पे देखिए यम भी स्क्वायर है, यम भी स्क्वायर, और ये आर क्या है? अब भाग में इधर आएगा तो क्या करेगा? गुणा। तो हम लोग एक काम करेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे यम भी और आर। यहाँ पे जो कि दो भी है, तो एक भी को हम लोग ऐसे बगल में लिख देंगे, ऐसे बगल में भी लिख देंगे। और देखिए बाकी इधर जैसे है वैसे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या है आपका? ऊपर आपका ई स्क्वायर, तो ऐसे यहाँ पे ई स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए यम भी आर का वैल्यू सीधे उठा कर रख देंगे। यम भी आर का वैल्यू कितना है? यम भी आर का है यन एच बट्टा क्या आपका है? 2 पाई और उधर का है इंटू भी, बराबर हो जाएगा ई स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0। तिर्यक का गुणा कर देंगे, तिर्यक का गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा भी बराबर, देखिए यहाँ से पाई काट सकते हैं, 2 से 2 दूना के 4 काट सकते हैं। ये जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा ई स्क्वायर ऊपर रहेगा, और नीचे देखिए नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा यन और एच, और यहाँ क्या बचेगा? उसके बाद यहाँ 2 बचा रहेगा, तो 2 आगे लिख देंगे, और कौन बचा रहेगा? एप्सिलॉन 0। ये देखिए ये चीज़ आपका बच चुका है, ये आपका भी की वैल्यू आ गई। तो भी की वैल्यू इतनी आई और आर की वैल्यू इतनी आई। तो हम लोग लिखेंगे समय, समय हम लोग जानते हैं, पहले ये लिखेंगे चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। तो कितनी होगी दूरी? एक चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी होगी? दूरी होगी 2 पाई आर और बट्टा समय क्या होता है? टी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तिर्यक का गुणा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तिर्यक का गुणा कर देंगे, तिर्यक का गुणा करेंगे तो टी बराबर हो जाएगा 2 पाई आर बट्टा के भी। अब हम लोग वैल्यू भरेंगे, देखिए 2 पाई और आर के जगह पर वैल्यू भरेंगे। तो आर के वैल्यू देखिए, ये आर के वैल्यू है, आर के वैल्यू आपके सामने है यन स्क्वायर, उसके बाद है एच स्क्वायर और है एप्सिलॉन 0 बट्टा नीचे है पाई, उसके बाद क्या है? ई स्क्वायर है, और उसके बाद है यम। ये है किसकी वैल्यू? ये है आपकी आर की वैल्यू। भी की वैल्यू, भी की वैल्यू इतना है, 1/भी करेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा करेंगे तो 1/भी निकल जाएगा, तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो आपका ये हो जाएगा, ये जो चीज़ हो जाएगी आपकी 2 यन पहले होगा,
2, उसके बाद क्या होगा 2 के बाद आपका आएगा यन, उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद एच, फिर एप्सिलॉन 0, एच एप्सिलॉन 0 बट्टा नीचे क्या रहेगा ई स्क्वायर। तो हमको क्या मतलब है, हमको कुछ नहीं मतलब है, हमको यन और यन से ये यन है और यन स्क्वायर है, तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यन क्यू, क्या हो जाएगा यन क्यू। बाकी जो कटे वो बचे उससे कोई मतलब नहीं, पाई से पाई कट जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बाकी सब जितना भी नंबर आप यन क्यू आ गया, अब बाकी जो भी नंबर बच रहा है, देखिए 2 बच रहा है, 2 दूना के 4, और जो भी नंबर बचे 4, और देखिए यन है, यन तो हो चुका है, एच स्क्वायर है, उसके बाद कौन है एप्सिलॉन, एच एक और है, एच क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे आपका एप्सिलॉन है, और क्या बचा 2 एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए और क्या बच रहा है, और आपका बच रहा है ई पर 2 दूना के 4 घात हो जाएगा। उसके बाद क्या बच रहा है, उसके बाद यम बच रहा है। तो जो भी ये वैल्यू बचा है इस सब के सब क्या है नियतांक है। यश का वैल्यू फिक्स होता है, एप्सिलॉन 0 का वैल्यू फिक्स होता है, यम द्रव्यमान फिक्स होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश फिक्स होता है, सब फिक्स है। तो ये नियत हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाएगा कि टी अनुक्रमानुपाती होता है कौन है के यन क्यू के। यही आपको क्या करना था, यही प्रूफ। ये भी क्वेश्चन आपका कर चुका है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका काफी लंबा क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिएगा आपको बोल दिया है कि कार्यफलन पहले से दे दिया है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 2 तरंग दे दिया है, एक 100 नैनोमीटर, और देखिए 2 तरंग दे दिया, तो आप यहीं पे लिख सकते हैं। देखिए λ1 लिख लीजिए, तो λ1 लिखेंगे, तो λ1 की वैल्यू कितनी है आपके सामने दिया है कि 100 और क्या है 100 नैनोमीटर है। तो नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए, तो 100 गुणे 10 का घात किससे गुणा करेंगे -9 से, तो किस में हो जाएगा मीटर में। उसके बाद देखिएगा λ2, तो λ2 को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 200, और उसके बाद क्या है नैनोमीटर, नैनोमीटर को मीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 200 गुणे 10 का घात -9, और क्या आ जाएगा मीटर। इसको आप हल भी करते रहे, देखिए हल करने के बाद क्या होगा 2 जीरो कम कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 10 का घात -7 मीटर, और इधर देखिए आप इसको हल करेंगे तो ये लिखेंगे 2 गुणे 10 का घात -7 मीटर। ये चीज़ आपका हो जाएगा। अब आगे देखिएगा कि निरोधी विभव दे दिया, निरोधी विभव आपका होता है V0, यहाँ से आपको निरोधी विभव दे चुका है। तो कह रहा है कि 200 नैनोमीटर के लिए प्रकाश का निरोधी विभव बताइए। तो एक फार्मूला आप जानते होंगे सब लोग कि E बराबर होता है W प्लस के मैक्सिमम लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए ई की वैल्यू क्या होता है, ई की वैल्यू होता है HC बट्टा लेमडा, ई जो होता है HC बट्टा लेमडा, और कार्यफलन W, और देखिए के बराबर होता है, देखिए के बराबर होता है V0 इंटू ई, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों के लिए जो पहला तरंग दैर्ध्य दिया है और जो दूसरा तरंग दैर्ध्य दिया है, दोनों के लिए 2 समीकरण बनाएंगे। इसके लिए देखिए क्या होगा, H फिक्स है, C फिक्स है, यहाँ पे लिखेंगे λ1, तो λ1, और देखिए कार्य W की वैल्यू दे दिया है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद देखिए V0 शुरुआत है, V0 दे दिया है 7.7, और क्या दिया है इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब देखिए क्या करना है, अब हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे दूसरा लिख देंगे HC बट्टा λ2 दूसरे खाते, तो दूसरे खाते भी कार्यफलन वही है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें पूछ रहा है कि निरोधी विभव कितना होगा। तो V0 इंटू क्या लिखेंगे V0 इंटू ई, क्योंकि देखिए के बराबर क्या होता है V0 ई। सिंपल हम लोग क्या करेंगे दोनों को घटा देंगे, ये होता है ई बराबर होता है HC बट्टा लेमडा, तो पहले खाते लिखे λ1 और दूसरे खाते लिखेंगे λ2, और दोनों में कार्यफलन सेम है, तो कार्यफलन सेम है, और बाकी पहले में निरोधी विभव दिया है और दूसरे खाते निरोधी विभव पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये वाला पूरा क्या होगा कट जाएगा। और देखिए जब इसको घटाएंगे तो इन दोनों में देखेंगे क्या चीज कॉमन है, तो कॉमन देखेंगे HC कॉमन हो जाएगा, HC दोनों में कॉमन होगा, क्योंकि HC यहाँ भी है HC यहाँ भी है। कॉमन करने के बाद यहाँ बचेगा 1 बट्टा λ1 और बचेगा -1 बट्टा λ2, ये बच जाएगा आपका। इधर देखिए इधर आपका बच जाएगा 7.7 इलेक्ट्रॉन, और इधर बच जाएगा V0 और इलेक्ट्रॉन। देखिए दोनों में इलेक्ट्रॉन है स्मॉल ई, तो कॉमन करके इधर भेज दिया जाएगा, इधर कॉमन करके भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो क्या करेगा भाग, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, देखिए आपसे यहाँ से बचेगा HC बट्टा स्मॉल ई, और इधर देखिए लेमडा की वैल्यू भर दीजिए, λ1 1 बट्टा λ1, तो λ1 कितना है आपका है
10 पर घात माइनस के 7। इसके बाद माइनस लेमडा 2 जो है आपका है 2 गुणे 10 पर घात माइनस के 7, ये जो चीज़ है। उसके बाद देखिए अगला इधर आपका बचा हुआ है, ये है 7.7, इलेक्ट्रॉन तो चला गया, माइनस के भी 0। अब देखिए ये मान भर देंगे, मान भरेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6.6 गुणे 10 पर घात माइनस के 34, और सी की वैल्यू फिक्स होता है 3 गुणे 10 पर घात 8, ये फिक्स है। इसके बाद नीचे देखिएगा इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणे 10 पर घात माइनस के 19। अब देखिए इसको आप हल कर लीजिए, इस घात को नीचे से ऊपर लेके जाइए, या दोनों में कॉमन कर लीजिए। दोनों में देखिए 1/7 1/7 आप बाहर कॉमन कर सकते हैं। देखिए जब बाहर आप कॉमन करेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, नीचे है 1/7 माइनस के और 1/7 है, दोनों में से बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकालेंगे 10 पर घात माइनस के 7, और देखिए इधर क्या निकल जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ये निकल जाएगा तो 1/2 बचेगा। इधर आपका है 7.7 माइनस के भी 0। अब यहाँ देखिए इस घात को नीचे से ऊपर लेके जाइए। जब आप नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ से देखिए दशमलव से ये दशमलव काट दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 6 और 10 पर घात माइनस के 34। और इधर देखिए इसको आप जब नीचे से ऊपर लेके जाइएगा, पूरा लेके जाइए। जब पूरा आप लेके जाएंगे तो देखिए 19, और देखिए 19 7 आपका हो जाएगा सीधे सीधे 26, और 26 8 आपका हो जाएगा 34। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 10 पर घात प्लस 34। नीचे आपका क्या बचा रहेगा, यहाँ पे एक 3 बचा हुआ है, तो इस 3 को पहले लिख दीजिए, और इधर आपका बचा हुआ है 16। तो 10 पर घात 34, ये वाला प्लस माइनस कट ही जाएगा। इधर आपका क्या बचा है, इधर 1 में से 1/2 घटेगा तो कितना बचेगा, 1/2। याद ध्यान लीजिए, 1 में से 1/2 घटेगा तो कितना बचेगा, 1/2। इधर आपका है 7.7 अब माइनस के भी 0। अब यहीं पे इसको हल कर लीजिए। पहले आप काट लीजिए 2 से काटिए इसको, तो 2 × 16 और ये हो जाएगा 33। गुणा कर लीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 3 × 9 और 3 × 9। इधर आप करेंगे तो 8 दूना के 16। उधर आपका बचा हुआ है 7.7 माइनस के भी 0। भाग देते हैं 99 और 16, तो देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 16 × 6 = 96 हो जाएगा, और यहाँ से आपका बच जाएगा 3। उसके बाद दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो देखेंगे तो जाएगा 16 कम 16, एक बार में जाएगा 14 बच जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, और उसके बाद 8 बार में लेके जाएंगे, 8 बार में लेके जाएंगे तो 128। इसमें से यदि घटाते हैं तो 10 में घटेगा 2, और यहाँ हो जाएगा 3, 1 हो जाएगा, और उसके बाद 0 हो जाएगा। 16 सत्य होता है 112। अब जितना भी बचे यहाँ से आपका बच जाएगा 8, और 0 लगा के 16 बचे 80। इतना काट सकते हैं, यदि काटे तो इतना कट जाएगा। तो इसको हल किया जाए तो आ रहा है आपका 6.18 और 7.5 माइनस 7.7 माइनस के भी 0। आप चाहें तो भी 0 को इधर लेकर आ जाइए और उसको उधर भेज दीजिए घटाने के लिए। जब उसको आप घटाएंगे देखिए कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ से हो जाएगा कि भी 0 बराबर माइनस कर लीजिए। माइनस आप इधर करेंगे तो देखिए 7.7 लिखेंगे, उसके बाद 0 हम लोग बढ़ा सकते हैं ऐसे, और इसमें से घटा रहे हैं हम लोग क्या 6.187 और 5। जब घटाएंगे तो 10 में से 5 घटेगा तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 9 हो जाएगा। 9 में से 7 घटेगा तो 2 बचेगा, यहाँ 9 हो जाएगा। 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 6, और 6 में से 1 घटेगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 7 में से घटेगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ से आपका आंसर हो सकता है कि देखिए 1.5125 वोल्ट। ये आप आंसर लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। देखेंगे तो आपका कई सेट में क्वेश्चन दे दिया है, और इस क्वेश्चन को हम इस सेट नंबर 7 में या सेट नंबर 3 में पहले से करा चुके हैं। फिर भी एक बार और आपको बता दे रहे हैं कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले हम लोग धारावाही वृत्ताकार लूप बना लेते हैं। देखिए ये धारावाही जब वृत्ताकार लूप आप लोग बनाते हैं, इस धारावाही लूप में देखिए क्या होगा, यहाँ से धारा आपका इंटर करेगा, और ये धारा इंटर करते हुए I एम्पीयर की धारा इसमें प्रवाहित होगी। और हम लोग बोलेंगे कि माना एक तार की क्या है R त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार लूप है, जिसके कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि इस तार को जो वृत्ताकार है उसको छोटे छोटे खंडों में विभाजित करेंगे। प्रत्येक खंड की लंबाई क्या कर लेंगे, डेल्टा यल। प्रत्येक खंड की लंबाई क्या करेंगे, डेल्टा यल। तो छोटा सा खंड लेंगे और छोटे से खंड की लंबाई लेंगे, जिसका नाम होगा डेल्टा यल।
और देखिए यहाँ पर लगा देंगे हम लोग बायो सेवर्ट का नियम, इसकी त्रिज्या क्या कर देंगे r, और बायो सेवर्ट का नियम लगाएंगे तो बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार क्या होता है, डेल्टा बी बराबर हो जाता है आपका क्या होता है, म्यू जीरो अपन लिखते हैं हम लोग 4 पाई आई डेल्टा यल, उसके बाद लिखते हैं साइन थीटा बट्टा का होता है r स्क्वायर। ये जो होगा ये छोटा जो खंड है, ये छोटे से खंड के कारण, छोटे खंड का नाम भी दे सकते हैं, छोटे खंड के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब बोलेंगे कि पूरे जो धारावाही लूप है, ये जो पूरा धारावाही लूप है, इसको छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लेंगे तो पूरे खंड के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना होता है, तो हम लोग दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन। जब समाकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, देखिएगा म्यू जीरो अपान हो जाएगा 4 पाई, उसके बाद क्या होगा आई डेल्टा यल और लिखेंगे साइन थीटा बट्टा के हो जाएगा r स्क्वायर। इसमें से क्या होता है कि डेल्टा बी का जो समाकलन होगा b होगा, अचर राशि बाहर निकल जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा म्यू जीरो और ये हो जाएगा 4 पाई और आई r स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि जो परिधि पर केंद्र से डाला जाता है परिधि पर लंब तो 90 डिग्री का कोण होता है, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए साइन 90 हो जाएगा, तो साइन 90 का मान कितना होता है, यहाँ साइन 90 कर सकते हैं और साइन 90 का मान कितना होगा 1, अंदर आपका बचा रहेगा डेल्टा यल। तो जो डेल्टा यल है आपको पता है कि इस छोटे से खंड की लंबाई है, पूरा परिधि की लंबाई लिखें तो पूरा परिधि की लंबाई क्या होता है 2 पाई r, तो b बराबर लिखेंगे म्यू जीरो अपान 4 पाई आई बट्टा के r स्क्वायर लिखेंगे 2 पाई r। यहाँ से क्या होगा एक r से एक r कट जाएगा और देखिए पाई से पाई कट जाएगा और 2 से काट देंगे 2 दूना के 4, तो इसका जो फार्मूला होगा b बराबर म्यू जीरो अपान 2 और यहाँ से हो जाएगा आई बट्टा के r। ये आपका फार्मूला होगा जो कि लेके आना था, बहुत ही आसान है। ये वाला जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो कहा है कि धातु के 2 गोले हैं जिसका व्यास दे दिए, दोनों का व्यास दिया है, तो आप यहाँ से लिखिएगा कि 2r1 बराबर दे दिया आपको 6 सेंटीमीटर और देखिए यहाँ 2 से काट सकते हैं तो यहाँ से r1 बराबर आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और यहाँ से देखिएगा r2 बराबर आपको दे दिया है कि 4 सेंटीमीटर। आप इसको काट सकते हैं, काटेंगे तो r2 बराबर आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। एक आपका r1 आ गया, एक आपका क्या आ गया r2 आ गया। और कह रहा है कि विभव समान है, दोनों गोले पे विभव क्या है समान है, तो दोनों गोलों के पृष्ठीय आवेश घनत्व देखिए क्या होता है, पहला का आप लिखेंगे सिग्मा और दूसरा का क्या लिखेंगे सिग्मा 2, सिग्मा 1 सिग्मा 2। पृष्ठीय आवेश घनत्व वैसे आपको फार्मूला पता होगा, सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए, ये फार्मूला आपको याद होगा, सिग्मा बराबर क्या होता है Q बाई ए। तो इसके लिए जब लिखेंगे हम लोग पहले के लिए क्या लिखेंगे Q बाई ए, तो यहाँ पर Q और 1 लिख सकते हैं, Q1 भी लिख सकते हैं बट्टा के A1, इधर लिखेंगे Q2 बट्टा के क्या लिखेंगे A2, ये चीज़ लिख सकते हैं क्योंकि Q बाई ए होता है। यहाँ से आप करेंगे चौथा सीधे कहाँ जाएगा पहले पर, तीसरा कहाँ जाएगा दूसरे पर, तो यहाँ से हो जाएगा सिग्मा 1 और ये हो जाएगा सिग्मा 2 और बाकी आपका हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा A2 और यहाँ से हो जाएगा Q2 और ये हो जाएगा A1। हम सबको पता है कि संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q बट्टा V, संधारित्र की धारिता क्या होता है C बराबर Q बट्टा V। अब त्रियक का गुणा कर दीजिए, त्रियक का गुणा करेंगे तो V बराबर क्या लिखेंगे, V बराबर आप लिखिएगा Q बराबर क्या लिखेंगे, Q बराबर लिखेंगे CV, Q बराबर क्या लिख सकते हैं CV। तो यहाँ से देखिए क्या किया जाएगा, यहाँ से हो जाएगा सिग्मा 1 बट्टा सिग्मा 2 बराबर इसके जवाब हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा Q बराबर क्या होगा, Q बराबर होगा C1 और क्या लिख देंगे V, क्योंकि दोनों के लिए वोल्टेज क्या है समान है, बोल दिया है कि समान विभव है, लिखेंगे C1 V और क्षेत्रफल लिखेंगे तो इसके क्षेत्रफल होगा पाई और लिखेंगे R2 स्क्वायर। नीचे देखिए नीचे लिखेंगे ये हो जाएगा C2V और यहाँ से आपको हो जाएगा पाई और लिखेंगे R1 स्क्वायर, V से V कट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा सिग्मा 1 और इधर हो जाएगा सिग्मा 2 और C क्योंकि हम जानते हैं कि C संधारित्र की धारिता होता है, लेकिन यहाँ पर C जो है विलगित गोली चालक की धारिता है, विलगित गोली चालक, उसके लिए होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए माने त्रिज्या, तो जो भी त्रिज्या है तो यहाँ पर जो त्रिज्या ए के जगह पर R दिया है तो हम लोग इससे पहले वाले के लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू त्रिज्या, तो पहले की त्रिज्या है R1 और उसके बाद क्या है यहाँ से आप पाई से पाई काट दीजिए और ये आपका है R2 का स्क्वायर। नीचे लिखेंगे दूसरे की धारिता तो 4 पाई एप्सिलॉन 0
और क्या लिखेंगे R2 और यहाँ है R1 का स्क्वायर। देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, एक R2 से एक R2 कटेगा, एक R1 से एक R1 कटेगा, तो यहाँ से हो जाएगा सिग्मा 1 और ये हो जाएगा सिग्मा 2, बच जाएगा R2 बट्टा के R1। तो R2 आप जानते हैं दिया है, R2 कितना है 2 है, R1 कितना है 3 है, तो इसका जो आंसर आएगा 2 संबंधे 3, तो यहाँ लिख देंगे सिग्मा 1 संबंधे सिग्मा 2 बराबर आ जाएगा 2 संबंधे 3, ये आपका आंसर आएगा। तो आप इसको देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिएगा कि यहाँ पे जो दिया है कि पहला परावैद्युतांक क्या है K1 और दूसरा परावैद्युतांक क्या है K2 और ये दोनों को दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि संधारित्र की धारिता C बराबर होता है K एप्सिलॉन 0 A बट्टा के क्या होता है D, ये फार्मूला होता है। C बराबर इतना होता है, जो कि हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला होता है 1 बट्टा C बराबर होता है 1 बट्टा C1 प्लस 1 बट्टा C2, ये फार्मूला होता है। अब हम वैल्यू भरते हैं, यदि इसमें वैल्यू भरा जाए तो देखिए 1 बट्टा C बराबर हम लिखेंगे 1 बट्टा C1 और C1 के लिए देखिए क्या करेंगे, C1 के लिए जो रखेंगे तो यहाँ K के जगह पे क्या रख देंगे K1, क्योंकि पहले माध्यम में कितना है परावैद्युतांक K1, एप्सिलॉन नहीं बदलेगा, एप्सिलॉन ही रहेगा, क्षेत्रफल नहीं बदलेगा, यही रहेगा। और यहाँ पे देखिए दूरी, जो दूरी दिया है पहले के लिए क्या दिया है D1 दिया है, फिर अगला देखिए प्लस 1 बट्टा दूसरे के लिए रखेंगे C2, तो C2 के लिए रखेंगे तो K के जगह पर K2 हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 रहेगा, A रहेगा और D के जगह पर हो जाएगा D2। हम जानते हैं कि चौथा ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगा, चौथा ट्रांसफर होकर पहले पर चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 बट्टा C बराबर ये हो जाएगा ऊपर D1 और नीचे हो जाएगा K1 एप्सिलॉन 0 और A हो जाएगा और प्लस यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा D2 और इधर हो जाएगा K2 और हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू A हो जाएगा। अब दोनों में हम लोग देखेंगे क्या चीज़ कॉमन कर सकते हैं, तो देखिएगा 1 बट्टा C और बाहर निकाल लेंगे 1 बट्टा एप्सिलॉन 0 इंटू A और यहाँ से आपका हो जाएगा D1 बट्टा K1 और इधर से हो जाएगा प्लस D2 बट्टा के K2, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 बट्टा C बराबर हो जाएगा 1 बट्टा एप्सिलॉन 0 इंटू A और यहाँ से एलसीएम दोनों होगा, क्योंकि K1 और K2 दोनों अलग अलग है, K1 भी एलसीएम होगा और K2 भी एलसीएम होगा। भाग देंगे K1 से K1 कट जाएगा, K2 बचेगा, इसका D1 में गुणा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा D1 और ये हो जाएगा K2 प्लस यहाँ K2 से K2 कट जाएगा, K1 बचेगा तो यहाँ से हो जाएगा D2 और ये हो जाएगा K2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको C का मान निकालना है तो इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा C बराबर आपका C बराबर हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा होगा तो ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ से हो जाएगा K1 K2 और हो जाएगा एप्सिलॉन 0 और A और नीचे आपका चला जाएगा, नीचे ये चीज चला जाएगा तो नीचे हो जाएगा D1 और K2 और प्लस हो जाएगा D2 और ये हो जाएगा K1, जो कि यही आपको प्रूव करके लाना था। और देखिए ये आप हल कर चुके हैं। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद ये जो सवाल आपको दिया है, इस सवाल में देखिएगा यहाँ पर आपको दे दिया है कि 4 टेस्ला का दे दिया है और लंबाई यहाँ पे जो छड़ लगा हुआ है एक चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा गया है, ये छड़ की जो लंबाई दिया है वो कितना दिया है 1 मीटर। तो यहाँ से आप जान गए हैं कि लंबाई यहीं से ले लीजिए, लंबाई यहीं पे लिख दीजिए, लंबाई L बराबर दे दिया है 1 मीटर। उसके बाद आपका चुंबकीय क्षेत्र B बराबर दे दिया है 4 टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र दे दिया है 4 टेस्ला। उसके बाद देखिए वेग दे दिया है, वेग आपको दिया है V बराबर आपको दे दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड, वेग आपको दे दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो L हो गया, B हो गया, V हो गया और देखिए यहाँ पर धारिता दे दिया है, तो धारिता C बराबर आपको दे दिया है 10 माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड को फैरेड में कर लीजिए, 10⁻⁻6 से गुणा कर लीजिए, किसमें हो जाएगा फैरेड में। तो यहाँ से C हो गया, V हो गया। सबसे पहले आपसे पूछा है कि यहाँ पे बताइए प्रेरित विद्युत वाहक बल, ई पूछा है, यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखिए पहला जब हम लोग निकालेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है ई बराबर होता है VBL और साइन थीटा भी लगा सकते हैं, साइन 90 VBL लिख दीजिए, VBL। और देखिए वैल्यू जब रखेंगे तो ई बराबर V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू आप देखेंगे तो V की वैल्यू आपका 2 है, फिर B की वैल्यू देखिए तो B की वैल्यू आपका 4 है, L देखिएगा तो L की वैल्यू 1 है, आप गुणा कीजिएगा तो 4 दूना के 8 वोल्ट आ जाएगा पहला का आंसर, जो कि पूछा है प्रेरित विद्युत वाहक बल बताइए। तो पहला आ गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोला है,
कह रहा है कि संधारित्र आवेश, तो आप पढ़े हैं सी बराबर फार्मूला होता है क्यू बट्टा भी, सी बराबर होता है क्यू बट्टा भी। तिर्यक का गुणा कर दीजिए, तिर्यक का जब गुणा करेंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा सी भी, यहाँ से हो जाएगा क्यू बराबर सी, तो सी आपको दे दिया है 10 गुणे 10 पघात माइनस के 6। और भी देखिए, भी माने क्या, भी माने वोल्टेज, तो वोल्टेज कितना लिखा है 8 वोल्ट, तो वोल्टेज यहाँ पर रखेंगे तो वोल्टेज कितना होगा 8। 8 में आप यहाँ से क्या कीजिए, एक जीरो से एक कम कर लीजिए, 10 पघात माइनस 6 है, एक जीरो कम कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा 8 गुणे 10 पघात माइनस के 5, और इसका मात्रक जो होगा कूलाम हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरे का। और फिर देखिए चुंबकीय बल देखा है लंबवत है, तो यहाँ से ये वाला चीज प्लस और ये वाला चीज माइनस, तो ये जो सिरा होगा प्लस होगा और ये जो सिरा क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि तीसरा पूछा संधारित्र पर कौन सी प्लेट पर धन आवेश होगा। देखिए इस ए पर धन आवेश होगा, बी पे क्या होगा ऋण आवेश होगा, और ये क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये तो आएगा नहीं आपका, इसमें देखिए ये आपका क्वेश्चन जो दिया है, देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिएगा ये एक समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपसे देखिए, और इसके लिए वस्तु यहाँ पर रखा गया है, ये वस्तु O है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है 4, और इस दर्पण के लिए, इस अवतल दर्पण के लिए, इस अवतल गोली पृष्ठ के लिए कितनी दूरी पे है 4। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे दोनों क्वेश्चन में देखिए, एक प्लास्टिक का गोले का वक्रता त्रिज्या दे दिया है, अपवर्तनांक दे दिया है। तो देखिए पहला माध्यम इधर देखिएगा, यदि वस्तु यहाँ है तो पहला माध्यम ये हो जाएगा, पहला माध्यम ये होगा, दूसरा माध्यम क्या हो जाएगा, दूसरा माध्यम हवा हो जाएगा। पहला माध्यम कांच के भीतर होगा, दूसरा माध्यम क्या हो जाएगा हवा। तो कह रहा है कि मुख्य अक्ष पर इसके अर्धगोले पे एक वस्तु O रखा गया है, यहाँ पे एक वस्तु O रखा गया है, एक बिंदु वस्तु O है, और कह रहा है कि ज्ञात करना है कि समतल पृष्ठ के लिए, समतल पृष्ठ की तरफ इसको देखा गया है, तो इसके लिए प्रतिबिंब बताना है, मैंने प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा, तो हमको भी बताना है। तो आप जानते होंगे कोई भी पृष्ठ के लिए सूत्र होता है, ये होता है n2 बट्टा बी माइनस n1 बट्टा u, ये फार्मूला होता है, इक्वल टू n2 माइनस n1 बट्टा के r, ये होता है। किसके लिए पहले निकालेंगे हम लोग, पहले निकालेंगे हम लोग समतल पृष्ठ के लिए, पहले हम लोग बात करेंगे किसके लिए, समतल पृष्ठ के लिए। अब देखिएगा समतल पृष्ठ में आप जानते हैं कि समतल पृष्ठ की फोकस दूरी कितनी होती है, आप जानते हैं कि F बराबर क्या आता है अनंत, F बराबर क्या होता है अनंत, तो अनंत आएगा तो इसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी अनंत, क्योंकि सूत्र होता है R बराबर, कौन सूत्र होता है 2F, R बराबर क्या होता है 2F। तो जब F अनंत है तो अनंत में गुणा होगा तो क्या रह जाएगा, R भी क्या आएगा, 2 गुणे अनंत कीजिएगा इनफाइनाइट, तो ये भी क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। तो इसके लिए वक्रता त्रिज्या कितनी होगी अनंत, क्योंकि समतल दर्पण है तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी अनंत। तो यहाँ से देखिएगा n2 कौन सा माध्यम है, हवा है, हवा के लिए अपवर्तनांक 1 बट्टा के भी, n1 मैंने पहला माध्यम, और पहला माध्यम का अपवर्तनांक 1.6, u मैंने कितनी दूरी पर वस्तु रखा गया है, तो देखिए ये वस्तु है इस दर्पण के पीछे रखा गया है, दर्पण के पीछे है तो क्या होगा प्लस रहेगा, तो यहाँ से u के जगह लिखेंगे 4। देखिए n2 मैंने हवा के लिए 1, n1 मैंने 1.6, और r क्या हो जाएगा, r आपका इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट से किसी नंबर में भाग देंगे तो क्या आएगा 0, ये हो जाएगा आपका टोटल 0। यहाँ से हो जाएगा 1 बट्टा बी और माइनस 1 और इतना, तो इसको काट सकते हैं 4 चौको 16, और या उधर लेके जाइए, पहले इसको काटिए मत, उधर ही लेके जाइए, 1 बट्टा बी उधर ही जाएगा तो क्या होगा प्लस, और इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा v बराबर हो जाएगा 4 बट्टा 1.6। अब दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए, जब 10 से हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा v बराबर 40 बट्टा 16, काट लीजिए इसको 20, 4 से काट दीजिए 10, और 4 दूना के 8, या 8 से काट दीजिए, 8 दूना के 16 और 8 पचे 40 और 8 दूना के 16, इसको काटेंगे तो आपका आएगा 2.5 सेंटीमीटर, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका इसका आंसर है। इसके बाद वाला हम लोग देखेंगे, ये तो हो जाएगा समतल पृष्ठ के लिए, समतल पृष्ठ के लिए आप इतना करेंगे। इसके बाद आपका बचा हुआ है ये गोली अवतल पृष्ठ, ये वाला बचा है, इसके लिए देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इसके लिए प्रतिबिंब क्या बना है पॉजिटिव बना है, तो हम लोग देखेंगे अगला इसके लिए, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं, इसको देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, और अगला हम लोग निकालेंगे किसके लिए, ये गोली अवतल पृष्ठ के लिए। दूसरा हम लोग निकालेंगे ये जो बोला है गोली अवतल पृष्ठ, देखिएगा गोली और अवतल पृष्ठ, गोली अवतल
पृष्ठ के लिए हम लोग निकालेंगे। तो देखिएगा फार्मूला आप जानते हैं कि n2 बट्टा वी माइनस n1 बट्टा यू इक्वल टू होता है n2 माइनस n1 बट्टा के आर। अब एक एक चीज रखते हैं। देखिए n2 मैंने हवा है, हवा के लिए कितना होगा, हवा के लिए 1 होगा। भी हम लोग भी निकालना है इसमें, तो भी रहने देंगे n1 मैंने पहले माध्यम का अपवर्तना है, तो दे दिया पहले माध्यम का अपवर्तन 1.6 बट्टा के, इसके लिए यू देखिएगा इस दर्पण के सामने है, यहाँ से इसके सामने है तो निगेटिव लेंगे। इसके क्या था, इसके पीछे था तो पॉजिटिव लिए थे, लेकिन इसके सामने है तो क्या लिया जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ हो जाएगा -4। अब इसके बाद देखिएगा n2 मैंने हवा पहला, n1 मैंने 1.6 और r देखिए r इसके सामने है तो इसके सामने r क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि सामने है तो r क्या होगा माइनस, और r दे दिया है, कितना दिया है 8, यहाँ लिखेंगे -8। अब इसके बाद हल कीजिएगा तो यह हो जाएगा 1 बट्टा भी, ये माइनस माइनस प्लस, और ये ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 16, और ये नीचे हो जाएगा आपका 40। इसके बाद इसको देखिएगा, इसको घटाएंगे तो बचेगा 1 में से घटेगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस बचेगा, और माइनस का हो जाएगा 0.6 बट्टा के हो जाएगा 8। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या काम कर सकते हैं हम लोग, इधर ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, 10 से गुणा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बट्टा भी, और इसको भी उधर भेज देंगे, उधर भेजेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा 16 बट्टा 40, और ये पहले से माइनस था ही, और ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 6, और इधर हो जाएगा आपका 80। ठीक, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे। अब इसको 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो दोनों का हर क्या हो गया, दोनों का हर सेम हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 1 बट्टा भी, और इधर हो जाएगा 16 बट्टा 40, और इधर आपका हो जाएगा -3 बट्टा 40। अब दोनों का हर क्या है, सेम है, तो जब हर सेम रहेगा तो अंश को डायरेक्ट क्या करना हो, जोड़ना हो तो जोड़ देंगे, तो -16 -3 मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा 19। अब इसको क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ से आपका भी की जो वैल्यू आएगी, भी की वैल्यू -40 बट्टा कितना आ जाएगा, 40 बट्टा 19, माइनस के 2.10 सेंटीमीटर ये आएगा, और ये निगेटिव में आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे हल कर सकते हैं, किसके लिए, अवतल वाले के लिए, और वो क्या था, वो था समतल वाले के लिए। देख लीजिए एक बार, फिर देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन। अब देखिए ये वाला जो दूरदर्शी का क्वेश्चन देखिएगा, ये जो आया हुआ है आपका, इसमें क्या कर रहा है, एक अवदृश्यक है, तो अवदृश्यक क्या होता है, ओ वाला होता है, नेत्रिका क्या होता है, ई वाला होता है। दोनों की फोकस दूरी दे दिया है, मतलब यही फॉर्मूला लिख लेंगे, अवदृश्यक की फोकस दूरी दे दिया है, और कितना दिया है 15, और ये दोनों के दोनों प्लस में रहेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों होते हैं उत्तल लेंस। नेत्रिका का कितना दिया है, नेत्रिका को लिखते हैं FE, और कितना दे दिया है 1.5, और क्या दिया है सेंटीमीटर। उसके बाद इन दोनों के द्वारा, अवदृश्यक के द्वारा वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई, अवदृश्यक ये होता है, तो ये लिखेंगे UO, और मतलब वस्तु रखी गई है तो वस्तु के यू की दूरी क्या लिखेंगे माइनस, और कितनी दूरी पे है 3 मीटर, तो 3 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, किसमें हो जाएगा सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब बनता है, किसके लिए, नेत्रिका के लिए। तो नेत्रिका के लिए आपको दे दिया है डी की दूरी, डी बराबर लिया है -25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखिए आपको FO दिया है, UO दिया है, तो यहाँ से VO निकाल सकते हैं लेंस के लिए, F दिया है, U दिया है, तो V तो निकाल सकते हैं ना, किस फार्मूले से, देखिए 1/F बराबर होता है लेंस के, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, ये लेंस का फार्मूला होता है। यहाँ से F के जगह पर F0, V के जगह पर V0, U के जगह पर U0। अब वैल्यू रखेंगे 1/F माने 1/15, और उसके बाद रखेंगे V, तो V की वैल्यू नहीं पता है, V निकालना है, तो V0, और माइनस U माने माइनस रखेंगे, और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 300। अब एक काम करेंगे, प्लस वाले को इधर लेकर आएंगे, प्लस इधर आ गया तो क्या होगा माइनस, तो ये हो जाएगा 1/15 माइनस 1/, ये हो जाएगा 300, और इधर बच जाएगा 1/V0। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 300, 15 से काटेंगे, 15 से कटेगा तो 15 दूना के 30, ये हो जाएगा 15 दूना के 30, 20 बार में कट जाएगा। ठीक, अब फिर 300 से 300 कट जाएगा एक बार में, ये कट जाएगा कि नहीं, इधर हो जाएगा आपका 1/V0। अब घटाइएगा, तो ये घटाएंगे तो 20 में से एक घटेगा तो 19 हो जाएगा। अब इसमें आप भाग देंगे, तो आप भाग देने के बाद क्या आएगा, देखिए भाग दीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा V0 बराबर हो जाएगा आपका 300 बट्टा के आपका नीचे आ जाएगा 19, V0 ये आएगा 15.8 सेंटीमीटर, ये आ गया V0। अभी ये V0 आ गया किसके लिए, अवदृश्यक खातिर। अब हम नेत्रिका खातिर करेंगे, तो नेत्रिका के लिए फिर लगाएंगे 1/F बराबर सूत्र होता है 1/V माइनस 1/U, ये फार्मूला होता है।
ये लेंस का फार्मूला है। और जब हम नेत्रिका के लिए लगाएंगे तो यहाँ पे एफ के जगह पर लिख देंगे एफ ई, बी के जगह पर वी ई, यू के जगह पर यू ई। ये दे चुका है आपका, देखिए एफ ई कितना दिया है 1.5। और देखिए इसको आप लिख सकते हैं, ये है आपका क्या वस्तु की दूरी यू ई आपको दे चुका है। यहाँ से जब वैल्यू हम लोग भरेंगे 1/, एफ की वैल्यू दिया है 1.5। और देखिएगा जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब इतना दूरी पर बन रहा है, तो इसको लिखेंगे -15 -1/UE। अब क्या करना है कि ये जो माइनस है इसको इधर लेकर आइए, प्लस है, ये जो प्लस वाला उधर भेज दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 1/UE और उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के, ये हो जाएगा 25। और देखिए ये जो है -1.5 है, दशमलव हटा के हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 10 लिख देंगे, ऊपर एक 10 लिखेंगे तो ये होगा 10/15। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो जो एलसीएम होगा आप देखेंगे तो 75 एलसीएम होगा। 25 से काट दीजिए, 25 या 75, और 15 से काटेंगे तो आपका होगा 15×5 = 75। अब 15×5 5 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50। अब इन दोनों को हल किया जाए तो यहाँ से हो जाएगा UE बराबर आपका हो जाएगा, UE बराबर हो जाएगा -53 हो जाएगा 53/75, और 1/UE बराबर होगा, इसको उल्टा कर दिया जाए तो उल्टा करेंगे तो आपका UE आएगा, UE -75/53, और इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा। और आपकी दूरी जो पूछा है नेत्रिका और अवदृश्य के बीच की दूरी, तो यल बराबर लिखा जाएगा। तो देखिए दूरी का वो निगेटिव नहीं होती है, तो यहाँ से जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं V0 और प्लस आप ये वैल्यू जो निकाले हैं UE, इन दोनों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ से हम लोग वैल्यू रखेंगे तो देखिए V0 के वैल्यू, तो V0 को वैल्यू आप निकालें इतना 15.8, और उसके बाद प्लस UE की जो वैल्यू निकाले हैं ये आया है माइनस के, यहाँ माइनस है -1.4। तो जानते हैं कि दूरी निगेटिव नहीं होती है, बाहर निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा 15.8, और ये प्लस आपका हो जाएगा 1.4। आप इसको हल कर सकते हैं तो जोड़ेंगे तो 4 8 12 हासिल 1, और ये हो जाएगा 6 6 1 7 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 17.2 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा 17.2। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है ट्रांसफार्मर। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है कि निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में या उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर का यही कार्य होता है कि जब वोल्टेज लो होता है तो उसको हाई कर सकता है, हाई होता है तो लो कर सकता है। ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ट्रांसफार्मर आप जानते होंगे कि 2 प्रकार का होता है, एक होता है अपचाई और एक होता है उच्चचाई। अब जो उच्चचाई होता है उसमें क्या होता है कि 2 कुंडलियां होती है, जिसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। देखिए यहाँ पर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। जो NS लिखा है, NS माने सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा, और जबकि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो ये आप ट्रांसफार्मर देख सकते हैं। और ट्रांसफार्मर जो होता है इसके बीच में नॉर्मल लोहे का क्रोड लगाया जाता है। अब बाकी देखिएगा इसमें टोटल आप देख सकते हैं, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लिए क्योंकि ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखिए ये न्यूमेरिकल, ये जो ऑप्शन न्यूमेरिकल हुआ है ये किरचॉफ के नियम पर आधारित है, किरचॉफ का द्वितीय नियम। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको पास नंबर 1 लीजिए और इसको पास नंबर क्या लीजिए 2। अब एक काम कीजिए, हम लोग देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ये धारा के दिशा में चलेंगे। देखिए धारा के दिशा में चलते हैं और इधर धारा के दिशा में चलेंगे, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा ये आपका 10 है, ये 10 है, और ये क्या है R3 है, R3। और यहाँ पे क्या है आपका R2 है, और ये कितना है 20 है, 20 ओम। इसके बाद ये कितना है R1 है, और ये कितना है 10 ओम है। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, पास नंबर 1 में चलेंगे। और आपको पता भी होगा इसका इस तरह का क्वेश्चन क्या होता है, सिंपल होता है। आप धारा के दिशा में चलिए, पहले वोल्टेज लिख लीजिए, पास नंबर 1 लीजिए, पहले जो वोल्टेज लीजिए। वोल्टेज कितना है आपको, वोल्टेज दिखाई दे रहा होगा, वोल्टेज कितना है 10। अब ये पहले हल कर लीजिए, जब पहले वोल्टेज ले लीजिए, दिखाती 10। अब ये धारा के दिशा में चलिए, धारा के दिशा में चलेंगे तो प्लस लेंगे, जिसको भी धारा आपको मानना हो। यदि इसको आप धारा I1 मान रहे तो कोई बात नहीं, इसको ही I1 मान लीजिए, इसको I1 लेके चलिए। और इस धारा को देखिए दिखाई नहीं दे रहा, इस धारा को क्या कीजिए, इस धारा को I1 ले लीजिए, इस धारा को क्या लीजिए I2 ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। या इसी को I1 ले लीजिए, इसको I2 ले लीजिए, I2 ये जा रहा है, इधर से धारा आएगा I1
इधर से जा रहा है I2, ये दोनों मिल के यहाँ से जाएंगे I1 प्लस I2, ये दोनों मिल के जाएंगे सब। तो ऊपर से आया I1 और इधर से गया I2, ये दोनों मिल के किधर में जाएंगे I1 प्लस I2। अब चलिए लगा रहे हैं हम लोग सवाल। जब हम लोग 5 नंबर 1 लेंगे तो कितना वोल्टेज है 10। अब चलते हैं हम लोग धारा की दिशा में, कितना है प्रतिरोध 10। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग 10 और साथ में क्या लिखेंगे I1 प्लस। अब देखिएगा इधर घूम जाएंगे तो दोनों धारा होगा, प्रतिरोध कितना है 20। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, क्या कहते हैं, इसको हल किया जाएगा और लिखा जाएगा कि 20 और प्रतिरोध क्या है I1 प्लस I2। और उधर हम लोग लिख देंगे टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज 10। समीकरण नंबर 1 बना के बस छोड़ दो। अब क्या लो, पास नंबर 2 लो। ये पास 1 था, ये पास आपका कौन था पास नंबर 1। अब हम लोग लेंगे पास नंबर 2। पास 2 में देखिए क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे ये धारा से चलेंगे, धारा की दिशा में इस तरह चलेंगे, ऐसे चलेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले देखिए ऐसे घूम रहे थे, कितना प्रतिरोध है, इतना है I1 प्लस I2 है। घूम क्या रहे हैं, इसमें धारा कौन जाएगा, जो I2 जा रहा है यही धारा रहेगा I2 धारा ऐसे घूम के चला जाएगा और ये जो I1 धारा ऊपर चला जाएगा, I1 धारा ऊपर, I1 इस तरह चला जाएगा, I1 इधर से चला जाएगा और I2 नीचे आ जाएगा। तो नीचे हम लिखेंगे ये जो प्रतिरोध है कितना है 10, प्रतिरोध लिखेंगे 10 और साथ में कौन है, साथ में जो आ रहा है ये है I2, प्रतिरोध I2। और उसके बाद देखिए इसमें जब लिखेंगे इस वाले में लिखेंगे तो क्या है, प्रतिरोध 20 है, इसके साथ धारा क्या है, प्रतिरोध 20 और धारा क्या है I1 प्लस I2। तो लिखेंगे प्रतिरोध 20 और धारा है I1 प्लस I2। उसके बाद कुल वोल्टेज कितना है, कुल वोल्टेज है 30। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2। कुछ नहीं करेंगे, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटा दीजिए, समीकरण 1 में से आप क्या कीजिए, समीकरण 2 को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा समीकरण 1 और माइनस क्या लिख देंगे समीकरण 2। 1 में से 2 घटाइए, देखिए घटाएंगे तो लिखेंगे 10 I1 प्लस, उसके बाद लिखेंगे 20 I1 प्लस I2 बराबर लिख देंगे 10। इसके बाद लिखेंगे 10 I2 प्लस 20 I1 प्लस I2 बराबर लिख देंगे 30। घटाने पर देखिए क्या होता है, चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा माइनस, कटने वाला कट जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि सेम है। आई घटेगा 10 में से 30 घटेगा तो माइनस के 20 बच जाएगा। इधर देखिए आई घटाएंगे तो लिखेंगे 10 I1 और माइनस के 10 I2। 10 दोनों कॉमन है, 10 को आप उधर भेज दीजिए काटने के लिए, तो इधर हो जाएगा I1, 10 से 10 कट जाएगा I2 बराबर है हो जाएगा 10 गुना के 20। ये क्या कर देंगे, इसको आप लोग बना लीजिएगा समीकरण नंबर, कोई बना लो समीकरण नंबर 2। अब क्या करो ना कि समीकरण नंबर 1 को थोड़ा सा हल कर लो, समीकरण नंबर 1 को इसको हल करो। हल करेंगे तो क्या कर सकते हैं, दोनों में क्या कॉमन कर सकते हैं, 10 कॉमन कर लो, ये दोनों में 10 कॉमन करो। 10 कॉमन करोगे तो यहाँ से हो जाएगा देखो I1 है 10 गुना के 20, 2 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ से बचेगा तुम्हारा I1 प्लस I2। और ध्यान देना कि 10 कॉमन किए हो तुम तो 10 में भाग दोगे, दोनों में 10 कॉमन करियो तो 10 से भाग दोगे तो 10 से 10 कट जाएगा, कितना यहाँ बचेगा 10 से 10 कट के 1 बचेगा। अंदर 2 से गुणा कर लो तो यहाँ हो जाएगा I1 प्लस 2I1, उसके बाद क्या लिखेंगे 2I2 बराबर 1। हाँ देखो I1 है 2I1 मिलकर हो जाएगा 3I1, उसके बाद हो जाएगा प्लस 2I2 बराबर कितना 1। इसको बना लेंगे कोई भी समीकरण नंबर 3। और देखो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि 2I2 है, यहाँ पे कितना I2 है 1 I2 है, इन दोनों का एक प्लस है और एक माइनस है, तो गुणांक को बराबर करने के लिए इसमें अपने मन से दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे, अपने मन से दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे। 2I1 है 2I2 है हो जाएगा 2 दूना के 4। इसको बना लेना तुम लोग, इसको 2 इसको आगे 3 और इसको बना लो 4। अब एक काम करो, कुछ ना करो 3 और 4 को जोड़ दो, 3 4 जोड़ेंगे तो देखो इधर है तुम्हारा, पहले जोड़ लो 3I1 प्लस इधर है तुम्हारा 2I2 और उधर तुम्हारा कितना है 1, और ये वाला जोड़ो, ये वाला जोड़ोगे तो क्या है ये है 2I1, उसके बाद है माइनस 2I2, उसके बाद तुम्हारा है माइनस के 4। जोड़ने पर देखो क्या होगा, जोड़ने पर प्लस माइनस वाला क्या होगा कट जाएगा, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 5I1। इधर देखो इधर कितना होगा 3 में से 1 घटेगा, 4 में से 1 घटेगा तो माइनस के 3, तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा I1 बराबर हो जाएगा तुम्हारा माइनस के 3/5। तो पहला आंसर यही आ गया माइनस के 3/5। I1 आ गया। अब I1 के जगह I2 हम निकाल सकते हैं, इसमें रखते हैं, इसमें रखो I2 निकल जाएगा। तो देखो याद कर देना I1, उसके बाद क्या है I1 माइनस के I2 बराबर तुम्हारा है माइनस के 2। अब इसमें वैल्यू भर देना माइनस 3/5, यहाँ जब वैल्यू भरेंगे हम लोग माइनस के 3/5
5 और इधर है तुम्हारा I2, उधर है -2, इधर लेके आ जाएंगे -2 को। जब इधर आएगा -2 तो +2 होगा, यहाँ से +2 और -3/5 और इधर तुम्हारा चला जाएगा I2। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसमें दोनों में एलसीएम कितना होगा 5, तो 5 आ जाएगा 5 दूना के 10 और 10 माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर I2। 10 में से 3 घटेगा तो 7 बचेगा, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो I2 बराबर 7 बट्टा के क्या बचेगा 7/5। I1 आ गया, I2 आ गया, और क्या निकालना है। अब मान लो इसमें निकालना है तो इसमें कितना धारा जाएगा, तो I1 + I2 निकाल देंगे। इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ सकते हो, जोड़ना का यही जोड़ दो। देखो ये जब निकालेंगे हम लोग कि जो तीसरा प्रतिरोध है ये R2, दूसरा प्रतिरोध से कितना धारा जाएगा, तो इसमें कौन धारा जा रहा है I1, तो I1 निकालो तो है, तो बोलोगे ना कि जो R3 है इसमें -3/5 एम्पीयर धारा जा रहा है, और इसमें जो धारा जा रहा है कितना धारा जा रहा है, आपका हल किया तो कितना है 7/5, और तीसरा बार हम देखेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इसमें कितना धारा है तो I1 + I2, I1 + I2 दोनों को जोड़ दो, तो जब I1 I2 जोड़ा जाएगा तो I1 है -3/5 और आपका I2 जो है वो है 7/5। दोनों का हर क्या है सेम है, हर सेम है, तो आप क्या कीजिएगा इसको अंश में से घटाएंगे आप, 7 में से 3 घटेगा तो आपका हो जाएगा 4/5 एम्पियर। ये सारा का सारा आंसर आप ऐसे ही हल कर लेंगे। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करना है, अगला क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है स्लिट वाला। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि इसमें पहले यह से एक स्रोत ले लेंगे, इससे स्रोत के आगे देखिए ऐसे आप बना सकते हैं इस स्रोत को। इसके आगे आपको क्या करना है कि एक आपको लेना है स्लिट जो कि S1 S2 रहना चाहिए, ऐसे बनाएंगे ठीक। इसके बाद इधर बगल में हम लोग क्या कर देंगे एक पर्दा लगा देंगे, और देखिए पर्दा के बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक जो चीज़ होता है ये थोड़ा सा और नीचे रहना चाहिए, इसको थोड़ा सा और नीचे कर देंगे। ये जो यस बना हुआ है यस को थोड़ा सा और नीचे कर दिया जाएगा, और यस जो है यहाँ पे कर दिया जाएगा यस को, ठीक। ये यस है स्रोत है, और यहाँ पे आपका जो रहता है यहाँ पे जो चीज़ रहता है वो रहता है S1 S2। यहाँ पे जो रहेगा आपका यहाँ होगा S1 और यहाँ पे रहेगा आपका S2, और इनके बीच की दूरी कितनी होती है D होती है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से जब इसका रेखा खींचेंगे ऐसे देखिए, इसको ले जाके मिलाना है आपको यहाँ पे मिलाएंगे, फिर इसको भी आपको लेके आना है यहाँ पे मिलाना है, ठीक। यहाँ पे लेके मिला देना है। अब इसमें बीच में क्या होता है, ये जो बीच में आपका यहाँ से लंब डाल देते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर पूरा ला के इस पर लंब डालेंगे, लंब डाल देंगे। इसके बाद यहाँ से इसको हम लोग मिलाएंगे, ये जो एंगल मिलाएंगे ये जो एंगल, इसके बाद इस एंगल को हम लोग ऐसे ला के इससे ऐसे मिला देंगे। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ऐसे ला के इसको मिला देंगे। अब नाम लिखेंगे, नाम यहाँ पे लिख देंगे O, और ठीक है यहाँ पे नाम देंगे, यहाँ पे एक नाम देंगे क्योंकि यहाँ 90 डिग्री कोण बना हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है 90 डिग्री कोण बना हुआ है। यहाँ पे एक नाम देंगे P दे देंगे, और यहाँ से देखिए इस नाम यहाँ पे एक नाम दे देंगे A, और यहाँ पे एक नाम दे देंगे C, ये नाम दे देंगे। अब इस चीज़ को देखिएगा यहाँ पे S1 S2 A, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। इस चीज़ को देखिएगा PCO, ये भी क्या है एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे यदि हम लोग कोण ले लेंगे कितना डिग्री कोण, यहाँ पर कोण लेंगे 0 डिग्री, यहाँ पर कोण लेंगे थीटा डिग्री, और यहाँ भी कोण जो लेंगे यहाँ से जो बनाए हुए हैं ये जो कोण लेंगे इसको भी क्या ले लेंगे थीटा डिग्री को, दोनों जगह क्या ले लेंगे थीटा डिग्री कोण। अब हम बोलेंगे कि समकोण समरूप त्रिभुज, ये भी समकोण है समरूप है, ये भी समकोण है समरूप है, तो दोनों समरूप त्रिभुज है। तो दो समरूप त्रिभुज, देखिए पथांतर कितना कौन है, पथांतर में देखिए ये लंब डालेंगे तो देखिए S1 P जितना दूर है उतना दूर A से P है, ये दोनों दूरी बराबर है। अंतर कितना का ज्यादा अंतर हो रहा है पथांतर, ये लेमडा एक्स्ट्रा है। S2A जो है ना आपका जो S2A है वो है लेमडा एक्स्ट्रा जो दूरी है पथांतर, ये लेमडा है। हम लोग क्या करेंगे पहले समकोण समरूप त्रिभुज, समकोण समरूप त्रिभुज, ये भी समकोण है, देखिए इसमें लिखेंगे त्रिभुज, देखिए समकोण, समकोण भी है, समकोण समरूप, समकोण समरूप, समरूप भी है। ये दोनों जो लिखेंगे समकोण समरूप, क्या नाम है इसका त्रिभुज जो है S1 S2, यहाँ जो है S1 S2 इंटू A है, तथा दूसरा हम लोग देखेंगे दूसरा वाला जो इसका नाम देंगे, इसका नाम देखिए PCO है। ये जो त्रिभुज है आपका PCO में हम लोग क्या देखेंगे, अब देखिए ध्यान से ये लिखने के बाद सबसे पहले यदि पहले वाले त्रिभुज का, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि पहले वाले त्रिभुज का कोण लेंगे तो दूसरे वाले त्रिभुज का भी कोण लेते हैं।
यदि पहले त्रिभुज का आधार लेते हैं तो दूसरे वाले त्रिभुज का आधार लेते हैं, यदि पहले त्रिभुज का लंब लेंगे तो दूसरे वाले त्रिभुज का लंब लेंगे। इनकी जो अनुपात होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, छोटे वाले त्रिभुज का 90 बना है और 90 के सामने का कोण लेंगे। तो 90 के सामने का कोण क्या हो जाएगा, यस1 यस2। ये तो छोटे वाले का कोण ले लिए हैं, अब बड़े वाले का कोण लेंगे। तो ओ के सामने 90 बना है, उसके सामने का कोण आई होगा सीपी या पीसी लिख सकते हैं, पीसी। इधर देखिए अब क्या लेंगे, कोण ले लिए, लंब लेंगे। तो थीटा के सामने का लंब, थीटा के सामने का लंब ये है यस2a। तो यहाँ से जब लंब लेंगे तो क्या होगा यस2a। इस थीटा के सामने का लंब लेंगे, इस थीटा के सामने का लंब क्या है पीओ या ओपी। ये लिखने के बाद देखिए हम जानते हैं कि s1 s2 के बीच की दूरी d है। ये जो दूरी है s1 s2 के बीच की दूरी क्या है, d दूरी है। ये जो दूरी लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, d। और यहाँ पे ये बोलेंगे कि जो p बिंदु है, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि p बिंदु o के थोड़ा सा नजदीक है। तो p बिंदु o के नजदीक होगा तो जो दूरी हम लोग pc ले रहे हैं, pc, वो दूरी क्या लेंगे, co लेंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा कर देंगे कि pc बराबर क्या लिख देंगे, जितना दूरी pc है उतना दूरी क्या लिखेंगे, po क्या co। जितना दूरी PC है वो क्या हो जाएगा, CO होगा। थोड़ा सा ये P वाला O बिंदु के नजदीक आ जाए तो अब तो यहाँ से PC के जगह पे क्या रख देंगे, CO। तो यहाँ हो जाएगा यस1 यस2 और यहाँ हो जाएगा CO और उधर हो जाएगा यस2a और क्या हो जाएगा OP। अब वैल्यू बनेंगे तो यस1 यस2 कितना है, यस1 यस2 आपका D है। उसके बाद देखिए CO दूरी यहाँ से D है, यहाँ रख देंगे D और उसके बाद रख देंगे यस1 यस2a। तो यस2a क्या है, लेमडा है, एक्स्ट्रा दूरी। और O से P, OP, ये जो दूरी है आपका यक्स है। यहाँ से जो यहाँ तक दूरी है ये है यक्स, ये यक्स हो जाएगा। अब हम तिर्यक का गुणा कर सकते हैं, तिर्यक का गुणा करेंगे तो यहाँ से आप लिख सकते हैं यक्स बराबर, गुणा करेंगे तो हो जाएगा d लेमडा बट्टा के स्मॉल d। या लेमडा बराबर लिखना चाहते हैं तो देखिए लेमडा बराबर यदि लिखेंगे, लेमडा बराबर आपका तिर्यक का गुणा करके तो ये हो जाएगा लेमडा इजकल टू यक्स में d बट्टा के कैपिटल D। अब देखिएगा हम लोग को दीप्त अदीप्त निकालना होता है। तो दीप्त अदीप्त के लिए लेमडा बराबर आप देखिए क्या लिख सकते हैं, यम 1 2 3 लगाते जाते हैं। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए हम लोग लेमडा या यक्स बराबर लिखते हैं, यक्स बराबर यम से गुणा कर देंगे। यक्स बराबर होता है आपका यम और क्या लिख देते हैं, डी लेमडा बट्टा के स्मॉल डी। जहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, यम बराबर 1 2 3 4 5 रख सकते हैं। ये दीप्त के लिए होता है। और जब यम बराबर 0 होता है, यहाँ पे यम बराबर 0 होता है तो यहाँ पर जो आता है यम बराबर 0 पर केंद्रीय फिंज होता है, एकदम बीच में होता है। यम बराबर 0 पर क्या होगा, केंद्रीय फिंज होगा। ये दीप्त खाती होता है। यदि अदीप्त की बात करेंगे कि अदीप्त खाती, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि अदीप्त खाती, तो अदीप्त की बात किया जाएगा तो अदीप्त के लिए फार्मूला हो जाता है यक्स बराबर यम माइनस 1/2, बाकी सब फार्मूला वही रहता है डी लेमडा बट्टा के स्मॉल डी। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये दीप्त खाती और अदीप्त खाती, आराम से डेरिवेशन इसका कर सकते हैं। अब देखिए हाइगेंस वाला, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये जब पूछता है तो हाइगेंस ने देखिए जब हाइगेंस अपवर्तन का फार्मूला प्रूव किए थे तो उनमें क्या था कि जब कोई प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो हमेशा उसकी चाल क्या होती है, बदल जाएगी। पहले माध्यम में जो चाल रहेगी और दूसरे माध्यम में चाल रहेगी अलग अलग आएगी, क्योंकि विरल से सघन में जाएगा तो उसकी चाल क्या होगी, घट जाएगी। और जब चाल घटेगी तो उसके द्वारा तय की गई दूरी भी क्या होगी, घट जाएगी। तो इसको हमको प्रूव करना है कि अपवर्तन का फार्मूला प्रूव करना है। किसका फार्मूला, अपवर्तन का। तो देखिए हम अपवर्तन का फार्मूला ये सब आपको लिखना पड़ेगा कि माना S1 S2 क्या है, ये जो देखिए अभी लिख रहे S1 S2 एक क्या है, एक माध्यम पहले से दूसरे में जा रहा है। और देखिए इसमें यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है एक दूसरे के समांतर। और ये देखिए ए भी तरंगाद है, तरंगाद बोलते हैं 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसको हम देखिए ऐसे प्रूव करके हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे खाली जगह ले रहे हैं और देखिए इसको बोलेंगे कि यहाँ ले लेंगे S1 और इसको क्या ले लेंगे S2। ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए है। अब यहाँ पर देखिए दो प्रकाश किरण लेंगे, दोनों प्रकाश किरण देखिए पहला प्रकाश किरण आ रहा है ऐसे और दूसरा प्रकाश किरण आपका आ रहा है ऐसे, ऐसे आ रहा है, दोनों एक दूसरे के समांतर आ रही हैं। तो यहाँ पर हम लोग खींचेंगे तरंगाद। जो तरंगाद होता है हमेशा भी पृष्ठ के तल के क्या होता है, लंबवत होता है। तो जो तरंगाद खींचेंगे हम लोग यहाँ से, जब तरंगाद बनाएंगे तो तरंगाद हमेशा कौ डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री का तरंगाद बनाता है, 90 डिग्री का। और यहाँ पर नाम दे देंगे ए और यहाँ नाम हम लोग देंगे ए डैश। थोड़ा सा इधर लिख दे रहे हैं, एक का नाम देंगे ए और यहाँ से नाम देंगे इसका ए डैश। और हम लोग थोड़ा इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं S1 S2 और यहाँ पर हम लिखेंगे ए डैश, ए डैश इसका नाम दे रहे हैं।
अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अविलंब खांचना है, क्योंकि पृष्ठ के तल के क्या होता है अविलंब। यहाँ भी अविलंब खांचेंगे, दोनों जगह अविलंब खांचेंगे। यहाँ भी आप खांचेंगे हम लोग अविलंब, यहाँ भी अविलंब बना देंगे, यहाँ भी अविलंब, और यहाँ भी कर देंगे हम लोग अविलंब, अविलंब। अब हम देखिए ये प्रकाश किरण किधर जा रही है, विरल से सघन में, किधर झुक के जाएगी, ये झुक के जाएगी अविलंब की तरफ, ये झुकेगी और किधर जाएगी अविलंब की तरफ झुकते हुए जाएगी। तो इसको बनाएंगे हम लोग ऐसे, ऐसे, ठीक। अब यहाँ भी खींचेंगे हम लोग तरंगार्थ, क्या खींचेंगे तरंगार्थ, यहाँ से जो तरंगार्थ खींचेंगे ऐसे तरंगार्थ खींच देंगे, ठीक। अब यहाँ से नाम दे देंगे इसका ए डैश, और इसका नाम दे देंगे बी, और यहाँ पर नाम दे देंगे सी। अब यहाँ भी देखिए तरंगार्थ जो होता है 1 डिग्री कोण बनाता है 90, यहाँ भी कितना बनाएगा 90। तो हम लोग बोलेंगे ना पहले माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी है V1, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है V2, और माध्यम के कोण मतलब कि जितने समय में बी बिंदु से चल के ए डैश तक, कितना समय तक ए डैश तक आते हैं, ठीक उतने ही समय में दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण में ए बिंदु से चल के कहाँ तक जा रहे हैं सी तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से आने में यहाँ तक जितना टाइम लग रहा है, ठीक उतना ही टाइम बी से लेके कहाँ तक आने में ए डैश तक आने में लग रहा है। तो दोनों में ये समय क्या लग रहा है बराबर लग रहा है, और ये क्या है तरंगात है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले आई बनाएंगे, आई। तो आई आप जानते हैं, देखिए आई आपतित किरण आई है, आपतित किरण आई क्या है, इसके बीच में क्या बनेगा आई। और जब हम इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद यहाँ भी क्या बन जाएगा आई। और देखिए यहाँ पे अपवर्तित किरण यहाँ कितना बनता है, यहाँ जब हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा आर। और ये जो ये वाला एंगल जब ये बाहर निकलेगा ऐसे, ये बाहर निकलेगा तो ऐसे जाएगा, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा आर। तो यहाँ से ये आई और यहाँ से क्या बन जाएगा आर। अब सबसे पहले हम लोग लेंगे साइन थीटा, देखिए साइन थीटा साइन आई। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, यदि साइन है ले रहे हैं तो साइन थीटा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा लंब। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कोण, तो लंब होगा कोण के सामने भुजा, लंब क्या होगा ए डैश बी। तो यहाँ से लिखेंगे ए डैश बी, और लंब बट्टा के कोण, तो 90 के सामने का भुजा क्या है ए डैश, यहाँ से हो जाएगा ए डैश। समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देंगे। दूसरा देखिए यहाँ से लेंगे हाई वाला लेंगे आर, तो साइन थीटा, तो साइन आर लिखेंगे, तो साइन आर, तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे लंब बट्टा कोण। तो आर के सामने का भुजा क्या है लंब, तो लंब कौन सी है ए सी, और कोण लिखेंगे तो कोण 90 के सामने है, तो 90 के सामने क्या हो जाएगा ए डैश। इसको समीकरण नंबर 2, 1 में 2 का भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो देखिए क्या होगा साइन आई, इधर हो जाएगा साइन आर, इसमें जब भाग देंगे तो यहाँ से आपका मान हो जाएगा ए डैश बी, और नीचे आ जाएगा ए डैश, और नीचे होगा ए सी बट्टा ए डैश। ए डैश से ए डैश कट जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा देखिए साइन आई बट्टा हो जाएगा साइन आर। और इसके बाद देखिएगा ये दूरी है ए डैश बी, तो ए से ए डैश बी यहाँ से यहाँ तक दूरी है, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो चाल हम जानते हैं पहले माध्यम में चाल क्या है, पहले माध्यम में चाल है v1, और समय कितना लग रहा है समय t है। दूसरा ये देखिए ए से सी तक जाने में समय बराबर लग रहा है, समय दोनों में क्या लग रहा है बराबर, लेकिन चाल क्या है चाल है v2, कितना चाल है v2, तो t से t कट जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कि v1 बट्टा v2 बराबर हो जाएगा साइन आई बट्टा साइन आर, साइन आई बट्टा साइन आर। और हम जानते हैं कि v1 बट्टा v2 क्या होता है माध्यम का अपवर्तनांक, ये अनुमान 2 बराबर क्या आ जाएगा साइन आई बट्टा के साइन आर। और यही आपको प्रूव करना था, बाकी आपको लिखने वाला है तो आप लिखेंगे कि अपवर्तक पृष्ठ क्या है और बाकी सब क्या है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसको न्यूमेरिकल देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन का। और इसमें देखिए क्या क्या दिया है आपको, सबसे पहले मिली हेनरी दे दिया है, 2 फैरेड दे दिया है, और 1 किलोवाट दे दिया है। यल बराबर 20 मिली हेनरी, आप इसको हेनरी में बदल सकते हैं। तो यल बराबर हो जाएगा 20 गुणे 10 घात हो जाएगा -3 हेनरी। उसके बाद आपको दे दिया है, ये दे दिया सी आपको दे दिया है सी बराबर 2 माइक्रो फैरेड। इसको आप हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 10 -6 फैरेड। इसके बाद देखिए क्या दे दिया है आपको, दे दिया आर बराबर दे दिया आपका 1 किलो ओम। 1 किलो ओम को बदलेंगे तो आर बराबर आपका हो जाएगा 1000 ओम, ये हो जाएगा 1000 ओम। ये तीनों आपको दे दिया है यहाँ तक। अब हमको पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि बताइए कि यक्सियल कितना होगा, यक्सियल आप बताइए, और आप बताइए यक्सी कितना होगा। तो आप पता होगा कि यक्सियल बराबर होता है ओमेगा यल, और यक्सी बराबर होता है 1 बट्टा ओमेगा सी। दोनों निकाल देते हैं। तो जब हम लोग निकालेंगे कि यक्स यल, ओमेगा दे दिया है, ओमेगा कितना दिया है 1000, क्योंकि इसकी तुलना जब करेंगे तो देखिए v बराबर v0, ये v0
साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा हो जाएगा। तो ओमेगा भी आपको दे दिया है, या V0 भी आपको दे दिया है 10, और ओमेगा दे दिया आपको 1000, ओमेगा दे दिया है 1000। वैल्यू भरेंगे 1000, और यल कितना दे दिया है, यल आपको दिया है 20 × 10⁻³ अब देखिए इसको हल जब करेंगे आप तो यहाँ से हो जाएगा यक्स यल, और देखिए 3 जीरो से 10⁻³ से माइनस वाले से 10⁻³ कट जाएगा, तो यहाँ से बस बचेगा 20। क्या बचेगा 20, ओनली 20, क्योंकि ये 10⁻³ और ये 10⁻³ कट जाएगा तो 20, इसका मात्रा क्या हो जाएगा ओम, ये आ जाएगा। अब देखिए ये भी निकाल लीजिए, यक्सी 1/ओमेगा c, वैल्यू भर दीजिए। आप जानते हैं ओमेगा का वैल्यू कितना है, ओमेगा का वैल्यू आपका 1000 है, और c की वैल्यू देखिए, c की वैल्यू कितनी है, तो c की जो वैल्यू दिया है 2 × 10⁻⁻⁶। ये देखिए -100 है, -100 को नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे तो घात क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 10⁻+6 को लिख सकते हैं आप। देखिए 3 को तो यहीं पर खत्म कर लीजिए, 3 जीरो और 10⁻⁻6 है, तो 10⁻³ नीचे खत्म हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा 10⁻3, और नीचे ये आपका खत्म हो चुका है, नीचे 2 बचा हुआ है, क्योंकि 10⁻⁻6 में से 10⁻3 घटेगा तो 10⁻3 नीचे बचेगा, और नीचे को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा प्लस। आप 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो क्या होगा, यक्सी बराबर आपका हो जाएगा 500 और क्या आएगा, इसका भी मात्रक ओम आएगा। तो ये दोनों हो गया। अब आगे क्या पूछा आपसे, अनुनाद की आवृत्ति। तो देखिए आवृत्ति का फार्मूला आपको याद हो, यक्स बराबर होता है 1/2π 1/√LC, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले से एफ निकाल लेंगे, तो एफ बराबर 1/ आपका हो जाएगा 2π, पाई का 3.14 एक मान होता है, और वैल्यू भर दीजिए अंडर रूट यल की वैल्यू आप देखेंगे तो यल की वैल्यू कितनी है, देखिए यल निकाले हम लोग 20 गुणे, अब यहाँ से इसको क्या कीजिए आप हल करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 20 × 10⁻³ और इधर हल करिए सी की वैल्यू 3 × 10⁻² अब हल कीजिएगा तो रूट में से वही बाहर निकले जो को बार हो 2 बार हो, तो यहाँ से हो जाएगा यफ बराबर 1/2 × 3.14 और इधर देखिएगा गुणे 1/, इसको हल कीजिए, ये देखिए ये 2 बार है, तो 2 बार है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, और देखिए यहाँ से 1 0 है तो 1 0 कम कर सकते हैं, 6 और 3 9 हो रहा था तो 9 होगा तो 1 0 कम करता है तो 8 बचेगा, अंदर 8 10⁻−8 और 10⁻−8 को बाहर निकालेंगे 10+8 हो जाएगा, और इसको नीचे से ऊपर लेके जाइए, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो घात क्या होना है 796.17 और क्या लिखेंगे हर टच, ये हो जाएगा। अब बाकी देख लीजिए, बाकी लास्ट वाला आपसे क्या पूछा है, लास्ट वाला पूछ रहा है कि अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा, तो इतना याद रखिएगा अनुनाद की स्थिति में जितना Z बराबर होता है R, क्योंकि अनुनाद की स्थिति में होता है ना यक्सियल जो होता है यक्सी के बराबर होता है, इसलिए जो होता है Z क्यों नहीं बराबर होता है R के, तो हम जानते हैं कि Z R के बराबर है, और R कितना दिया है 1000 ओम, तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 ओम। अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ये सबसे लास्ट वाला है, तो आपसे इसमें पूछा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, और ये फैराडे का, तो आप जानते होंगे कि फैराडे ने बताया था जब किसी कुंडली को चुंबक के सापेक्ष हम लोग बार बार गति कराते हैं तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली के भीतर एक बल उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। यदि कुंडली बंद है तो उसमें एक धारा बहेगी जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहेंगे, और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान होता है वह चुंबकीय में मतलब कुंडली के अंदर चुंबकीय फ्लक्स के जो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान होता है कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के क्या होता है बराबर होता है, ये फार्मूला होता है। ये ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है -d∅/dt, जहां से देखिए ई बराबर लिख सकते हैं आप लोग φ2 - φ1 बट्टा के क्या होता है dt, यहाँ से बोल सकते हैं, और यहाँ d लगा सकते हैं उसे φ2 - φ1। तो यहाँ पर देखिए पहले तो आप देखेंगे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फिर दे दिया चुंबकीय क्षेत्र दे दिया है B बराबर, B आपको दे दिया है, B बराबर आपको दे दिया है 100 टेस्ला, B आपको दिया है, और आगे देखेंगे आगे क्या दिया है, आगे कह रहा है कि तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में रखा गया है, फिर इस तार को 0.1 सेकंड में खींचकर वर्ग बनाया जाएगा। पहले ये वृत्ताकार था, पहले वृत्त जैसा था, इसको अब खींच के क्या बनाया जा रहा है, खींच के बना दिया जाए वर्गाकार। तो बताइए कि चुंबकीय फ्लक्स में तो परिवर्तन हो गया क्योंकि आकार में परिवर्तन हुआ है, पहले वृत्ताकार था फिर वर्गाकार हुआ है, तो कितना फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्या इसमें पैदा होगा, कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा। तो सबसे पहले हम लोग
इसमें φ1 निकालेंगे। φ1 देखिए φ1 कैसे निकलेगा, φ1 बराबर होता है बी ए cos थीटा, बी ए cos थीटा। तो देखिए थीटा बराबर तो 0 होगा और क्षेत्रफल दोनों के लिए देखिए क्या होगा, इसके लिए जो क्षेत्रफल, तो बी तो आपको दे दिया है, बी दे दिया 100, और आप जानते हैं पहले कौन सी था, पहले वृत्त था, तो वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे पाई आर स्क्वायर और इधर cos 0। और देखिए यहाँ से पाई की, इसकी पाई की वैल्यू तो फिक्स है 3.14 और त्रिज्या देखिए, त्रिज्या कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। तो आप जानते हैं यहीं पे देख लीजिए त्रिज्या आर बराबर दे दिया आपका 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो कितना होगा 10 गुणे 10 पकात माइनस के 2, ये हो जाएगा मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो इतना होगा। तो यहाँ क्या होता है, त्रिज्या का स्क्वायर है, त्रिज्या का स्क्वायर तो 10 को 2 बार लिखेंगे, 10 100 हो जाएगा और उसका 10 पकात माइनस 2 का 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब इसको हल किया जाए तो देखिए क्या हो जाएगा आपका φ1 जो हो जाएगा, ये 2 जीरो ये 2 जीरो ये 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3.14 वेबर, पहला आएगा φ1। अब दूसरा देखिए φ2 निकालना है, तो जब हम लोग φ2 निकालेंगे तो देखिए φ2 बराबर आपका हो जाएगा, क्या होगा बी ए cos थीटा, बी ए और cos थीटा माने cos 0। अब देखिए बी और यहाँ पर जब क्षेत्रफल लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए इंटू ए माने भुजा गुणे भुजा, और cos 0 का मान 1, तो बी। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम भुजा निकाल लें कितना आएगा, तो भुजा कैसे आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि देखिए जो इसका परिधि होगा वो इसका परिधि होगा, दोनों का परिधि बराबर होगा। तो वृत्त का जो परिधि होगा देखिए, अब भुजा मतलब वर्ग का परिधि 4 इंटू ए होता है, वर्ग का परिधि होता है 4 इंटू भुजा, और जो वृत्त का परिधि होता है वो होता है 2 पाई आर, ये होता है। तो यहाँ से देखिए आप चाहें तो काट सकते हैं, ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर इसकी भुजा होगा 2 पाई आर बट्टा के 4, ये लिख सकते हैं, इसको काट सकते हैं 2 दूना के 4, ये हो जाएगा पाई आर बट्टा के 2, ये इसकी क्या हो जाएगी भुजा हो जाएगी। तो यहाँ वैल्यू भरेंगे और ये दोनों वैल्यू भरेंगे, देखिए बी की वैल्यू भरेंगे, तो बी की वैल्यू है 100 रख देंगे, और इसके बाद देखिए पाई आर बट्टा 2, तो पाई का वैल्यू भरेंगे, तो पाई की वैल्यू 3.14 2 बार रखेंगे 3.14, क्योंकि ए इंटू ए है, और नीचे देखिए 2 को तो भी 2 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2, और आर 2 बार लिखेंगे, आर की वैल्यू कितनी है ये है, तो इसको लिखेंगे 2 बार, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 2 दूना के 4 माइनस के 4, और 10 को लिखेंगे कितना 100, ये 100 हो जाएगा। देखिए एक बार इसको आप हल करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 10 पकात माइनस के 4। अब इसको हल कीजिए थोड़ा, देखिए ये 100, ये वाला 100 और ये वाला 100 मिलके 10 पकात 4 को खत्म कर देगा। अब यहाँ से हो जाएगा 5 बराबर, देखिएगा 2 से काट लीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, आएगा 1.57 और ये हो जाएगा 1.57, गुणा करेंगे दोनों में तो ये हो जाएगा जो φ2 हो जाएगा, φ2 ये हो जाएगा 2.46 वेबर, ये आ जाएगा आपका φ2। तो ये आ गया φ2 आ गया, यहाँ आपका φ1 आ गया, दोनों आ गया φ1 φ2, इसमें रख देंगे। तो ई बराबर आप वैल्यू भरिएगा, ई बराबर भरेंगे तो कितना आया है, एगो ज्यादा वाला में से कम वाला घटा दीजिए, ज्यादा वाला कौन है, इसमें से घटा ही वो करेंगे तो बाहर माइनस रहता है, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 3.14 में से घटाएंगे हम लोग 2.46, और डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी है 0.1। अब इसको हल कीजिएगा, हल करेंगे तो देखिए कितना बचेगा आपका, 10 में से तो घटेगा नहीं, 80 ले लेगा, तो 14 में से 6 घटेगा तो यहाँ बच जाएगा आपका 8, और यहाँ आपका बच जाएगा 0, तो 10 में से ये घटेगा तो ये हो जाएगा 6, इधर कुछ नहीं बचेगा, दशमलव यहाँ लग जाएगा, और नीचे है 0.1। दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे किससे गुणा कर सकते हैं, 10 से, 10 से जब गुणा करेंगे तो इधर से दशमलव हट जाएगा, एक का स्थान इधर आ जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा 6.8 वोल्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इतना प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछा था।